अगर संस्कृति मंत्रालय है तो संस्कृति क्या है? जो संस्कृति सनातन चलती आ रही है, उन जिसमें समाज जिन उत्सवों को मनाता आ रहा है, उन उत्सवों में सरकार का शामिल होना ये संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी है। नहीं तो वो तो ये भी कह सकते हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की नीति होती रही, तो वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करते थे, आप बहुसंख्यक तुष्टीकरण कर रहे हैं। तो आप प्रो हिंदू हैं कि एंटी मुस्लिम हैं? इस तरह के आरोप और इस तरह के आरोपों को मैं मेडल मानता हूँ। अच्छा, मेडल मानते हैं। मैं गर्व से अपनी छाती पे धाराई करता हूँ। कुछ लोगों ने सड़कों को हाईजैक करके कानूनों को रुकवाने का प्रयास किया, तो उस प्रकार से देश नहीं चलता। और मुझे लगता है कि तो देश को क्या हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए? कि भली भांति लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए हिंदुओं का बहुसंख्यक होना जरूरी है। अगर बोलने की आज़ादी है तो वो नुपुर शर्मा को भी है। जितने लोग आज बोल रहे हैं वो सब उस समय के अपने बयान दिखा दें और उसके बाद आगे संवाद हो सकता है। केजरीवाल जी को कभी मिस करते हैं कि नहीं आप? जहां प्रेजेंस ही नहीं है वहां अब्सेंस क्या फील होगी? कब आपको धक्का लगा या आपको लगा कि उनकी जो छवि आपके मन में थी वो टूट गई? व्यक्तिगत तौर पे मैं उन पर दया करा। मैंने 2017 में कहा था, मई 2017 में, कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तीनों जेल जाएंगे। आप ही के पास तो कोई फाइल नहीं थी जो आपने फिर पहुंचवा दी वहां पे जेल जाने? ये जो नारा था ना, फिर आएंगे केजरीवाल, ये तिहाड़ की दीवारों पे लिखा हुआ है। और आप ये सोचे चलो अच्छा, तेलंगाना से 4 आदमी बुलाऊंगा, सारे शराब के धंधे इसको कराऊंगा, एक के बदले एक शराब बेचूंगा और ये 4 कंपनियां बनाऊंगा, इसको पैसा खाऊंगा। कितने दिन कर लोगे आप ये काम? जब आप एक तरफ लोगों को पानी नहीं दे पा रहे पीने का, दूसरी तरफ आप दारू के ठेके खोल के बाहर से लोगों को बुला के उनके साथ कमीशन खोरी करोगे। जिस दिन मैंने दिल्ली जल बोर्ड छोड़ा, 176 करोड़ का प्रॉफिट था ऑन रिकॉर्ड। कैसे 8000 करोड़ का इकट्ठा हो गया? अच्छा, आपने जब छोड़ा था 176 करोड़ के प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आज घाटे में चलेगी। कैसे चलेगी घाटे में? अभी तो हमें लग रहा है वो शीश महल का करे क्या, वो तो या तो हम उसे बेच दें कि उसमें 5-7 स्टार होटल चलाएं। मतलब उन चीज़ों के रेट, अखिलेश जी, पर्दा कितने का पर्दा हो सकता है? किसी के घर में कितने का पर्दा लग सकता है? आखिर एक पर्दा 10 लाख रुपए का, क्या लगा है उस पर्दे में ऐसा? हीरे जड़ दिए, सोने जड़ दिया, क्या लगा दिया ऐसा उस पर्दे में आपने जो 10-10 लाख रुपए का एक पर्दा आ रहा है? जब तक केजरीवाल मुख्यमंत्री थे कोई मीडिया गया क्या शीश महल के अंदर? कोई कार्यकर्ता गया क्या? कोई दिल्ली की जनता गई क्या? क्यों नहीं गई? संजय सिंह खुद गए क्या? संजय सिंह ही दिखा दे अपनी शीश महल के अंदर बैठी हुई फोटो। क्या छिपाना चाहते थे? चोरी, लूट, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, दलाली के सबूत। आज केजरीवाल बंगले के अधिकारी तो नहीं है ना जिस बंगले में रह रहे हैं, या मनीष सिसोदिया जिस बंगले में रह रहे हैं, अपने 2 राज्यसभा के सांसदों का बंगला खाली करा के उसके अंदर रह रहे हो। क्यों रह रहे हो? क्यों रह रहे हो? किस अधिकार से रह रहे हो? यानी आप बंगले के बिना रह ही नहीं सकते। चुनाव हारने के बाद केजरीवाल का काफिला देखा आपने पंजाब में? किसके पैसे से चल रहा है? पंजाब की जनता के पैसों से चल रहा है। 20-20 गाड़ियां लेके आप विपासना करने जा रहे हो। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, इस तरीके के लोग छोड़कर क्यों चले गए फिर? देखिए, मैं उनके बारे में नहीं जानता, बड़े बड़े नाम वाले छोटे छोटे लोग थे। कुमार विश्वास ने क्यों छोड़ दिया? कुमार विश्वास ने भी उसीलिए छोड़ दिया, जिसके मुंह में राम होगा उसका वहाँ क्या काम होगा। केजरीवाल मन में चोरी लेके हनुमान जी के सामने गए थे, इतनी जोर की गदा पड़ी है, पत्ता साफ हो गया। नहीं, लेकिन आप लोग अब कहीं बदले की राजनीति तो नहीं कर रहे। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। एक अखबार में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें यह कहा गया कि दिल्ली के स्कूलों में आम आदमी पार्टी की कुछ योजनाएं आप लोग बंद कर रहे हैं। मतलब बच्चों की जेब में 2-2 हजार रुपए जा रहे हैं। 2-2 हजार रुपए और 78 करोड़ रुपए के विज्ञापन कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे चैनलों पे और सारे अखबारों में छपाए गए। नहीं, मैं तो एक और रिपोर्ट देख रहा था, उसमें यह है कि पिछले 6 सालों में 2 रोजगार पोर्टल से सिर्फ 2 लोगों को नौकरी मिली। 6 साल दिल्ली में 2 लोगों को नौकरी, 5 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई केवल पूरी दिल्ली में। अच्छा। और 24 करोड़ रुपए के विज्ञापन छापे गए उसके। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। 1 on 1 पॉडकास्ट मेरे साथ आप देख रहे हैं। पिछले 20-21 सालों से आपसे अलग अलग राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से मैं संवाद करता रहा, आपकी बात लोगों तक पहुंचाता रहा, नेताओं के इंटरव्यूज करता रहा। अब मेरे लिए वक्त है मध्यांतर का, इंटरवल का। इस दरमियान मैंने सोचा क्यों ना इस समय का भी सदुपयोग किया जाए और यूट्यूब की जो ये दुनिया इतनी बड़ी हो गई है, इसके जरिए राजनीति की दुनिया के कुछ बड़ी शख्सियतों से मैं आपकी मुलाकात करवाऊं, ऐसे लोग जो अपने देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसी कड़ी में कई और नेताओं से मैंने बातचीत की है और आज जो शख्सियत मेरे साथ हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। नाम कपिल मिश्रा है।
दिल्ली सरकार के काबीना मंत्री हैं, कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। विपक्ष में थे तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक मुखर और सशक्त आवाज थे, कई मुद्दे उठाते रहे। राजनीतिक करियर की शुरुआत सड़क पर संघर्ष के साथ इन्होंने की। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। इनके मंत्रालय के कामकाज पर भी बात करेंगे और हिंदुत्व को लेकर जो इनकी एक फायर ब्रांड नेता वाली छवि है उस पर भी बातचीत की जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी। बहुत बहुत आभार और बधाई, आपको इंटरवल मिल गया इसके लिए। और ये शुभ कार्य आप कर रहे हैं, सीधा संवाद कर रहे हैं और हम आपको सुनते हैं, बहुत गर्व महसूस होता है आपकी पत्रकारिता पर, आपकी प्रेजेंटेशन पर। और मुझे इस शो में बुलाने के लिए पुनः बहुत आभार आपका। बहुत धन्यवाद कपिल जी। नया मंत्रालय, कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी आपके पास है, कैसा चल रहा है कामकाज? काम का अच्छा चल रहा है, ऊर्जा से भरे हुए हैं हम लोग और आशाओं से भरी हुई है दिल्ली की जनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया था दिल्ली वालों से, लोगों ने उसको सहज स्वीकार किया, बड़ा जनादेश दिया है, सत्ता का परिवर्तन हुआ है और जो संकल्प हम लोगों ने जनता के सामने प्रस्तुत किए थे अब उनको पूरा करने का समय आ गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम में भी लग गए हैं। जो मैं कह रहा था आपकी बस शुरुआत में, जो आपके बारे में जो मैं परिचय दे रहा था दर्शकों को कि फायर ब्रांड हिंदुत्व वाले जो आप नेता हैं, कि एग्रेसिव वाली आपकी छवि रही है। अब ये हिंदू नव वर्ष की सरकारी तौर पर जो आप लोगों ने शुरुआत कर दी है उसके आयोजन को, इसका क्या मतलब निकाला जाए? नहीं देखिए अखिलेश जी, हिंदू नववर्ष कोई नई चीज़ तो नहीं है। हिंदू नववर्ष सनातन है, पुरातन है, बहुत पहले से। और भारत में तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ना कोई उत्सव मनता ही है, अलग अलग रूप में मनता है, अलग अलग नामों से मनता है। तो सरकारों ने, पिछली कई सरकारों ने कुछ खास प्रकार के कार्यक्रम तो सरकार करेगी और बाकी आस्थाओं के अगर कार्यक्रम होंगे तो उनको ये सेकुलर नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है करके प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने इस पुरानी जो ये जड़ हो चुकी तुष्टिकरण वाली परंपरा थी उसको तोड़ने का निर्णय लिया और हम लोगों को निर्देश भी दिए और हम लोगों का अपना मन भी था। विधानसभा अध्यक्ष ने भी सहर्ष ये कहा कि ये परिसर विधानसभा के परिसर में ही होना चाहिए और हम लोगों ने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष का आयोजन दिल्ली की सरकार के द्वारा किया गया, विधानसभा को दिवाली की तरह सजाया गया। और मुझे ये लगता है कि सरकारों की जिम्मेदारी है, अगर संस्कृति मंत्रालय है तो संस्कृति क्या है, जो संस्कृति सनातन चलती आ रही है, उन जिसमें समाज जिन उत्सवों को मनाता आ रहे हैं उन उत्सवों में सरकार का शामिल होना ये संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी है और हमें वो जिम्मेदारी वहन करने का निर्देश मिले, ऐसा नेतृत्व हमें मिला है राष्ट्र में भी और प्रदेश में भी। तो एक अच्छा कार्यक्रम हमने आयोजित किया है और हम ये शुरुआत है। नहीं, हम रामनवमी का भी आयोजन करेंगे, हम हनुमान जयंती का भी आयोजन करेंगे, सरकारी आयोजन, अम्बेडकर जयंती का भी आयोजन करेंगे, बिल्कुल सरकारी आयोजन करेंगे। सरकार जनता की है, जनादेश है हमारे पास और जिनका जनादेश है उनकी संस्कृति के उत्सवों को सेलिब्रेट करना ये सरकार का धर्म होना चाहिए। नहीं तो वो तो ये भी कह सकते हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं कि तुष्टिकरण की नीति होती रही, तो वो अल्पसंख्यक तुष्टिकरण करते थे, आप बहुसंख्यक तुष्टिकरण कर रहे हैं। नहीं, हम केवल एक नहीं कर रहे ना। मैंने आपको बताया कि हनुमान जयंती करेंगे तो फिर महावीर जयंती भी करेंगे, बौद्ध जयंती भी करेंगे, अम्बेडकर जयंती भी करेंगे। तो खाली एक जगह पे फोकस रह जाएं और बाकी सबको छोड़ दें, उस दिशा में ये सरकार नहीं चलेगी। अच्छा, मैं बाकी राजनीतिक मुद्दों पर भी आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले केजरीवाल जी को कभी मिस करते हैं कि नहीं आप? अभी तो हमने दिल्ली में कोई मिस नहीं कर रहा। क्या कि मिस उसको किया जाता है जिसका कोई कंट्रीब्यूशन होता है। अगर दिल्ली में उनका कोई कंट्रीब्यूशन होता, सरकार में कोई कंट्रीब्यूशन होता, जिस सचिवालय में हम बैठ रहे हैं, सरकार जहाँ से चल रही है, यहाँ आए हुए उन्हें सालों हो गए, विधानसभा आते ही नहीं थे, तो जहाँ प्रेजेंसी नहीं है वहाँ अब्सेंस क्या फील होगी। तो उनकी अनुपस्थिति दिल्ली में महसूस नहीं होती है, क्योंकि उनकी उपस्थिति कभी महसूस नहीं हुई दिल्ली में। जब तक वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी को किसी सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की कि इसका सहारा लेके आगे कहीं निकल जाऊंगा। तो वो दिल्ली के सरकार के संसाधनों का उपयोग गोवा में, पंजाब में करने के काम करते रहे और जहाँ भी वो बैठे उन्होंने वहाँ पे केवल अपने चंद लोगों के हाथों में पैसा खिलाने का, खाने का काम किया। तो इसीलिए उनकी उपस्थिति निरर्थक बन गई और निरर्थक उपस्थिति जिसकी होती है बाद में उसकी अनुपस्थिति महसूस नहीं होती है। तो दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो दिल्ली में केजरीवाल की अनुपस्थिति को कोई महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में जब उन्हें ईश्वर ने समय दिया था वो उसमें असफल रहे। नहीं तो आप व्यक्तिगत तौर पे उनको मिस करते हैं कि वो भी मिस नहीं करते हैं, क्योंकि आप कभी ना कभी तो उनसे बहुत प्रभावित थे। और दूसरी बात, एक सवाल और इसमें साथ में जोड़ दूं कि
कब आपको धक्का लगा या आपको लगा कि उनकी जो छवि आपके मन में थी वो टूट गई? व्यक्तिगत तौर पे मैं उन पर दया करता, मेरे को तरस आता है कि एक व्यक्ति को जिसको ईश्वर ने कुछ मौके दिए, किस प्रकार से सत्ता के अहंकार में और चंद पैसों के लालच में उन्होंने ईश्वर के दिए हुए मौक़ों को भी गंवाया, अपनी प्रतिष्ठा को भी गंवाया, अपने चरित्र को भी गंवाया कि एक ईमानदार चरित्र का व्यक्ति मानते लोग उस छवि को भी गंवाया। और जो बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि मैं 2 कमरों का घर लूँगा, चाह रहे तुम नहीं लेते 2 कमरों का घर, लेकिन शीश महल भी बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो ये जो इस बातें यहाँ की और कार्य बिल्कुल उसका अपोज़िट किया। इस प्रकार से मुझे लगता है देखो चुनाव में हार-जीत चलती है। राजनीति में हार से राजनीति खत्म नहीं होती, लेकिन राजनीति में विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई कि जो बोलेगा झूठ बोलेगा, जब बोलेगा झूठ बोलेगा, और जनता को उन्होंने मूर्ख समझ लिया था। तो जनता मूर्ख नहीं है, मालिक जनता है। जो व्यक्ति इतना अहंकार में आ जाए कि स्वयं को मालिक घोषित करे सदन में खड़ा होके, वो अहंकार किसी ना किसी दिन चकनाचूर हो नहीं था, और वही हुआ। नहीं, लेकिन आप उनसे क्यों प्रभावित हुए थे फिर? नहीं, मैं प्रभावित अकेला तो नहीं हुआ था और उनसे नहीं हुआ था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनाया गया, उसका फाउंडर था, और ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे। तो ऐसा नहीं है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और हम लोग उन किसी संगठन में शामिल हुए हैं। जहाँ हम थे वहीं वो थे। सबने मिलकर एक यात्रा शुरू की, लेकिन उस यात्रा को उन्होंने हाईजैक करने की कोशिश भी की, डाइवर्ट करने की कोशिश भी की और डैमेज भी किया। और उसके परिणाम स्वरूप मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने अपनी आवाज़ें उठाई, जिनके मुंह में जुबान थी और जिनकी पीठ में रीढ़ थी, जो अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति समर्पित थे। वैसा कोई व्यक्ति वहाँ टिक नहीं पाया बहुत ज़्यादा दिन तक। तो उनमें से बहुत सारे लोग, कुछ मेरे से पहले गए, कुछ मेरे से बाद गए। और मुझे ये लगता है, मैं तो फिर से कहता हूँ, मुझे तरस आता है उन पे। ईश्वर ने उन्हें एक मौका दिया था, लेकिन हो सकता है कि पिछले जन्मों का कोई पुण्य हो जो मौका मिला, लेकिन इस जन्म के कर्मों से उन्होंने वो मौका भी गंवाया, प्रतिष्ठा भी गंवाई, और एक ऐसा एग्जाम्पल बन गए हैं भारत की राजनीति में कि दोबारा अगर कोई बोलेगा कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ने आया हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तो लोगों को केजरीवाल के एग्जाम्पल के कारण अगले किसी व्यक्ति को अपनी विश्वसनीयता साबित करने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये भी चोरी होगा जो ऐसी बातें कर रहा है। ये केजरीवाल ने राजनीति में एक ऐसा माहौल पैदा किया है कि अब किसी व्यक्ति पे भरोसा करना मुश्किल होगा। लोगों को लगेगा ये बातें बड़ी-बड़ी करेगा, लेकिन चोरी करेगा केजरीवाल की तरह। अच्छा, आप चाय ले लीजिए सर। बिल्कुल, आप भी लीजिए। हाँ, मैं भी ले रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ ये भी है ना, देखिए आप पर तो उन्होंने भरोसा किया था, मंत्री बनाया था आपको उन्होंने। मैंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, मेरे जैसे हज़ारों लोगों ने भरोसा ही किया था। ट्रस्ट तो टू वे है ना। मैं फिर से आपको जो मैंने पहले कहा उस बात पे वापस आता हूँ। मैंने संगठन, या मेरे जैसे हज़ारों लोगों ने संगठन तब ज्वाइन नहीं किया था जब वो मुख्यमंत्री थे। जब सड़क पे संघर्ष कर रहे जब थे तब ज्वाइन किया था। तो हाँ। उन्होंने हमें मंत्री बनाया या विधायक बनाया, तो हमने भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए तो नहीं बनाया कि आप बैठ के शीशे महल बना लोगे। इसलिए तो नहीं बनाया कि दिल्ली में पानी पीने का, राजधानी में मुद्दा, गंदा पानी मुद्दा हो सकता है कि राजधानी में कि पानी नहीं आता, सड़क बना दो। जिस देश की राजधानी के आज से 10-15 साल पहले सपने होते थे कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजधानी बन जाएंगे, विश्व स्तरीय सड़कें होंगी, व्यापार बढ़ेगा, धंधा बढ़ता, उस देश में 2024 का 25 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा गया? गली बना दो, पानी दे दो, सीवर साफ कर दो। इस दुर्गति पर दिल्ली को लेकर आ गए। ऐसी दुर्गति, ऐसा भ्रष्टाचार का गंदा खेल खेला गया, डीटीसी डूब गई, दिल्ली जल बोर्ड डूब गया। तो क्या राजनीति करने के लिए आए थे? कैसे डूब गए चलते हुए संस्थाएं? कैसे घोटाले पे घोटाले निकल के आने लग गए? कैसे हर एक सड़क टूट गई दिल्ली की? कैसे हर एक पानी की लाइन खराब हो गई दिल्ली की? इस प्रकार का गंदा भ्रष्टाचार भी और मिस गवर्नेंस भी, दोनों का जो उदाहरण उन्होंने दिया है, वो उस पूरी दिल्ली का दिल उचट गया, और उसी का परिणाम है ये जनादेश जो आप और हम देख रहे हैं। अभी तो आप यमुना किनारे मन की बात जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का, वो सुन रहे थे बैठकर लोगों के साथ। बिल्कुल। यमुना किनारे मतलब इस लायक आप लोगों ने बना दिया कि लोग बैठ सकें, घूम फिर सकें? देखिए, लोग आएंगे नदियों के किनारे। अगर आपको याद हो तो जब पिछली बार भी मैं मंत्री था सरकार में, मैंने यमुना के किनारे आरती का आयोजन किया था। हाँ, बिल्कुल याद है। 2 बार दिल्ली की सरकार ने आरती की हाँ। जब मैं मंत्री था, और उसके बाद उन्होंने उसे कंटिन्यू नहीं किया मेरे वहाँ से हटने के बाद। मेरा ये मानना है, और हमारे धर्म की समझ भी ये कहती है कि नदियों की स्थिति उस समाज की स्थिति का दर्पण होती है। अगर आपकी सरकार भ्रष्ट है तो आपकी नदी गंदी होगी। अच्छा। अगर आपकी सरकार लापरवाह है, समाज से कटी हुई है, तो आपकी नदियों की स्थिति दुर्गति होगी।
सरकार अगर ठीक होगी तो नदियां भी ठीक होंगी। रिवर्स आर मिरर इमेज ऑफ द काइंड ऑफ पीपल हु आर रनिंग द सोसाइटी। कई सभ्यताओं का विकास हुआ नदियों के किनारे। तो वो नदी देखकर आप उस सभ्यता को समझ सकते हैं, नदी की स्थिति देखकर। दिल्ली की सरकार जैसी थी, दिल्ली की नदी वैसी थी। साबरमती में जो सरकार बैठी थी, साबरमती की स्थिति वैसी थी। जैसी सरकार वैसी नदी। समाज को नदियों के किनारे आना होगा। नदियां गंदी हैं तो उनकी जिम्मेदारी लेनी होगी और गंदी नदी को विटनेस करना होगा समाज किनारे आकर कि ये गंदी है और इसकी जिम्मेदारी मेरी भी है। समाज नदियों के किनारे आएंगे, नदियों से जुड़ेंगे। आज गंदी है, कल स्वच्छ भी तभी होगी। अगर दिल्ली के 3 करोड़ 2.5 करोड़ लोग कभी यमुना के किनारे जाएंगे ही नहीं तो उन्हें फर्क ही क्या पड़ता है यमुना गंदी है कि साफ है। लेट पीपल विटनेस इट। तो कब तक आप ऐसा कर देंगे कि हम लोग भी अपनी बच्चियों को लेकर जा सके? देखिए, कुछ स्थानों पर दिल्ली में यमुना की स्थिति हम 6 महीने में, 6 महीने में कुछ स्थानों पर, पूरे रिवर स्ट्रेच पर नहीं, जहां पर कि लोग किनारे पे आ सके। हम लोगों ने उसके लिए अप स्ट्रीम ऑफ वजीराबाद को आइडेंटिफाई किया है। वहां पे रिवर क्रूज शुरू होने जा रहे हैं। ईश्वर ने चाहा, माँ जगदम्बा ने चाहा तो इसी साल शुरू होगा रिवर क्रूज। हम लोगों ने एमओयू साइन कर लिया है। केंद्र सरकार, डीडीए, दिल्ली सरकार के बीच में एमओयू साइन किया गया है। उपराज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदया की उपस्थिति में साइन हुआ है और उस स्थान पर कम से कम लोग आ सके, आरती हो सके, नदी के किनारे रुक सकें। ये स्थिति हम अगले 6 महीने में कर देंगे। लेकिन पूरी नदी की सफाई, जितने भी इसमें नाले गिर रहे हैं, नजफगढ़ का नाला, शाहदरा का नाला और जो बाकी नाले गिर रहे हैं, बारापूला का नाला गिर रहा है, वो सब की स्थिति और एक स्वच्छ, निर्मल, सहज प्रवाहित, प्रवाहवान यमुना, वो 2-2.5 साल कम से कम लगेगा। लेकिन बदलाव ये है कि अब वो सरकार नहीं बैठी जो कह रही है कि यमुना को साफ ही क्यों करना है, इसका वोट नहीं मिलता। पिछले मुख्यमंत्री का ये जो बयान है, ये निर्लज्जतापूर्ण बयान, ये बयान उनको बहुत भारी पड़ा है। वो ये जरूर कहते, उन्होंने ये जरूर कहा कि यमुना की सफाई का वोट नहीं मिलता, लेकिन यमुना के अपमान का बदला लोगों ने वोट के माध्यम से लिया है। अगर आप छठ की पूजा करने के लिए भी दिल्ली में यमुना के किनारे नहीं जा सकते तो इसका मतलब तो आपने दुर्गति कर रखी है। और ऐसी दुर्गति करने वालों ने कुछ ज़्यादा ही लंबा दिल्ली में शासन कर लिया। इतने के भी योग्य नहीं थे वो लोग। नहीं, आप तो लगातार मुखर रहे और आपने तो बहुत पहले, मुझे याद है, कहा था कि ये जेल जाएंगे केजरीवाल जी के लिए, सिसोदिया के लिए, और मेरे ख्याल सत्येंद्र जैन जी का भी नाम लिया था आपने, और बाद में वो जेल चले गए। मैंने 2017 में कहा था, मई 2017 में, कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तीनों जेल जाएंगे। और ये मैंने कोई राजनीतिक आरोप नहीं था, क्योंकि मैं उस सत्ता के अंदर से लड़के निकला था। आप ही के पास तो कोई फाइल नहीं थी जो आपने फिर पहुंचवा दी वहां पे जेल जाने की? फाइलें उनकी भरी पड़ी हैं। ये जो नारा था ना, फिर आएंगे केजरीवाल, ये तिहाड़ की दीवारों पे लिखा हुआ है, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं। देखिए, आप इस बात को समझिए अखिलेश जी कि सरकार चलाना है वो भी राजधानी में बैठकर, और आप ये सोचे चलो अच्छा तेलंगाना से 4 आदमी बुलाऊंगा, सारे शराब के धंधे इसको कराऊंगा, एक के बदले एक शराब बेचूंगा और ये 4 कंपनियां बनाऊंगा, इसको पैसा खाऊंगा। कितने दिन कर लोगे आप ये काम? कितने दिन कर लोगे आप? जब आप एक तरफ लोगों को पानी नहीं दे पा रहे पीने का, दूसरी तरफ आप दारू के ठेके खोल के बाहर से लोगों को बुला के उनके साथ कमीशन खोरी करोगे। आप यहाँ पे दिल्ली में सड़कें नहीं बन रही हैं, और कोविड के काल में आप दिल्ली जल बोर्ड आपने डुबो दिया। कैसे डूब गया प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन? जिस दिन मैंने दिल्ली जल बोर्ड छोड़ा 176 करोड़ का प्रॉफिट था ऑन रिकॉर्ड। कैसे 8,000 करोड़ का घटा हो गया? अच्छा, आपने जब छोड़ा था 176 करोड़ के प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आज घाटे में चलेगी। कैसे चलेगी घाटे में? ऑटोनॉमस बॉडी है, अलग से उसको बजट दिया जा रहा है, घाटे में चली कैसे गई? डीटीसी घाटे में कैसे चलेगी? वही डीटीसी प्राइवेट ऑपरेटर से बस चला ले, प्राइवेट ऑपरेटर उसमें प्रॉफिट कमा रहा है, और दिल्ली सरकार खुद चला रही है, जिसके अपने डिपो हैं, अपनी बसें हैं, अपने ड्राइवर हैं, अपने कंडक्टर है, वो लॉस मेकिंग है। कैसे हो गया लॉस? कैसे हो गया लॉस? कैसे? वो दलितों के नाम पे आपने संस्था बनाई, आज उसमें आपको काम करने के लिए नहीं है। आप दलित समाज के लिए एक काम नहीं कर पाए पिछले 10 साल में। तो ये जो मॉडल है, आप सोच रहे हो आप अखबार में विज्ञापन दोगे, टीवी में विज्ञापन दोगे, कोई मेरे खिलाफ लिखेगा नहीं, कोई मेरे खिलाफ बोलेगा नहीं, तो जनता तो बोलेगी ना। जिसके घर में पानी नहीं आ रहा, जिसके घर के सामने सड़क नहीं बनी, कब तक आप उसको झूठे विज्ञापन? लेकिन कपिल जी, कभी आपको ऐसा लगा, चूंकि एक ऐसा वक्त भी रहा जब केजरीवाल अपराजय नजर आते थे, लगता नहीं था कि दिल्ली में कोई उनकी सत्ता को हिला पाएगा, यहाँ तक कि वो कहते थे मोदी जी को चुनौती देते हुए कि इस जन्म में तो नहीं हरा सकते हो मुझे। आपको भी कभी लगा ऐसा कि
शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ जीत नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे को पहले दिन से पता था कि जिसके अहंकार ईश्वर का भोजन है। हाँ, कहते हैं ऐसा। अहंकार ईश्वर का भोजन है। जो आदमी खड़ा होकर बोले ना कि मेरे को तो कोई इस जन्म में हरा ही नहीं सकता, उसी दिन उसकी हार नियति अपने हाथों से लिखती है। जो आदमी कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पे बेशर्मी के साथ हंसता है, वो समझ लीजिए कि इसका मतलब है कि उसके हाथों से भाग्य की रेखा मिटाई जा चुकी है। ये निर्लज्जता, ये बेशर्मी, एक तरफ आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, पैसे खा रहे हो, कमीशन खा रहे हो, दलाली खा रहे हो, शीश महल बना रहे हो, और उसके बाद आप लोगों की पीड़ा के ऊपर हंस रहे हो, उसका परिहास कर रहे हो, तो कितने दिन टिकोगे सत्ता में? मुझे ये बात पता थी, लड़ाई लंबी हो सकती है, लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन जिस रास्ते पे केजरीवाल चल चुके थे, उस रास्ते का अंत पराजय में और प्रतिष्ठाहीन होने में ही लिखा था। और ये जरूर है कि ईश्वर की, माँ जगदम्बा की, बजरंगबली की कृपा, ये जल्दी हो गया। अच्छा। उनका झूठ का मॉडल ज़्यादा दिन नहीं चला। उनको ये था कि ये चलता रहेगा, लेकिन लूट की हद हो गई थी। जहां हाथ लगाओ वहीं कोई आम आदमी पार्टी का बंदा पैसे खा रहा है, करप्शन कर रहा है, चोरी कर रहा है, दलाली कर रहा है। तो इतना भ्रष्टाचार लेकिन चल रहा है। कभी केजरीवाल जब सत्ता में आया तो पहले तो अव्वल वो सत्ता में नहीं आना चाहते थे, पार्टी नहीं बनाना चाहते थे, राजनीति में नहीं आना चाहते थे। जब आप लोग सड़क पे संघर्ष किया करते थे सही बात है, जब तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोगों की थी राजनीति थी, है ना, ईमानदारी की बातें होती थी। इतना बड़ा परिवर्तन कैसे उनके व्यक्तित्व में आ गया? या नहीं नहीं, ये व्यक्तित्व तो में कोई परिवर्तन नहीं आया। हाँ। आदमी झूठा था, मुखोटा पहन के घूम रहा था, मन के अंदर चोर था, नीयत में खोट थी, पैसा खाने का मन था, सत्ता का दुरुपयोग पैसों के लालच में करना चाहता था, लेकिन बातें अलग बोल रहा था, वरना इतना बड़ा परिवर्तन होता मैं नहीं तो है। सर उस दौरान आंदोलन कवर किया करता था, वो वैगन आर कार में चलते थे, सर्दियों की रात थी, वहीं सड़क पर तो सो अभी गए थे, क्या कंबल प्रॉब्लम थी ओढ़। वैगन आर में चलने में? क्या प्रॉब्लम थी मुख्यमंत्री बनने के बाद वैगन आर में चलने में? क्यों दिल्ली की देश में सबसे महंगी गाड़ी खरीदी? क्यों अच्छा। सबसे बड़ा काफिला लिया? अब 32-32 कारें चल रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के काफिले में जब केजरीवाल थे। पंजाब की सिक्योरिटी अलग ले रहे हो, यहाँ की सिक्योरिटी अलग ले रहे हो, अलग से शीश महल बना रहे हो। जो आदमी कहता था मैं मुख्यमंत्री के बंगले में नहीं रहूंगा, छोटा घर रहूंगा, मैं कहता हूँ छोटे घर में मत रहो, जो सरकारी आवास है उसमें रहते। आप स्पेशल कोरोना के काल में झूठे टेंडर करके आप एक शीश महल खड़ा कर रहे हो। अभी तो हमें लग रहा है वो शीश महल का करे क्या, वो तो या तो हम उसे बेच दें कि उसमें 5-7 स्टार होटल चलाएं, क्योंकि वो किसी राजनीतिक व्यक्ति के, मंत्री मुख्यमंत्रियों के रहने वाली चीज़ नहीं है वो। या तो उसे टूरिज्म मिनिस्ट्री को दे दे, हम पर्यटन स्थल बना रहे हैं, मतलब। तो आपके पास तो मंत्रालय है। हाँ, तो वाई नॉट। हैं? लेकिन क्यों करना पड़ा केजरीवाल को? क्या मजबूरी थी शीश महल बनाने की? क्या मजबूरी थी? आपकी पत्नी जा रही हैं और आप जो जो आप, मतलब उन चीज़ों के रेट, अखिलेश जी, पर्दा कितने का पर्दा हो सकता है? किसी के घर में कितने का पर्दा लग सकता है आखिर? एक पर्दा 10 लाख रुपए का? क्या लगा है उस पर्दे में ऐसा? हीरे जड़ दिए, सोने जड़ दिया, क्या लगा दिया ऐसा उस पर्दे में आपने, जो 10-10 लाख रुपए का एक एक पर्दा आ रहा है? विदेशों से मार्बल मंगा के अपने घर में लगाए जा रहे हैं। वॉशरूम तक में जो आप खर्चा कर रहे हो, टॉयलेट की सीट पे जो आप खर्चा कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि पूरी की पूरी दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में शौचालय बन जाएंगे उतने खर्चे में, जितना आप अपने घर का एक टॉयलेट बना रहे हो। तो जो आदमी खड़ा होकर बोलता था शीला दीक्षित के घर में 10 एसी लगे हुए हैं, वो आप 45-46 एसी लगा रहे हो अपने घर के अंदर, और उसमें रहने वाले कौन, कितने लोग? और फिर अहंकार की पराकाष्ठा देखिए कि उसी घर में आप एक महिला की पिटाई कर रहे हो, राज्यसभा की सांसद की। स्वाति मालीवाल। उसको आप मार रहे हो बेशर्मी से, जमीन पे गिरा गिरा के लाते मारी जा रही है उस महिला को। और आपको ये अहंकार है कि मारने वाले के साथ अगले दिन पूरी मीडिया के सामने खड़े हो रहे हो आप, कि पूरी मीडिया के सामने उसके साथ खड़े हो रहे हो कि ये तेरे को मारेगा, मैं इसके साथ खड़ा हूं। ये इन चीजों की हमेशा एक एक्सपायरी डेट होती है, झूठ की, बेशर्मी की, भ्रष्टाचार की, चोरी की, लूट की। और केजरीवाल ने उसकी समाप्ति को और तेज कर दिया। नहीं, लेकिन जो आप आरोप लगा रहे हैं शीश महल वाले, आप लोग आरोप लगाते भी रहे, बहुत सारी चीजें उसमें आई भी, कई फाइंडिंग्स भी आई। तो संजय सिंह तो मुझे याद है चुनाव से पहले कह रहे थे चलो मीडिया वालों को लेकर चलते हैं, दिखाते हैं अंदर क्या है। केजरीवाल जब तक बैठे थे उसमें तभी दिखा देते, किसने रोका था? जब तक केजरीवाल मुख्यमंत्री थे कोई मीडिया गया क्या शीश महल के अंदर? कोई कार्यकर्ता गया क्या? कोई दिल्ली की जनता गई क्या? क्यों नहीं गई? संजय सिंह खुद गए क्या? संजय सिंह ही दिखा दे अपनी शीश महल के अंदर बैठी हुई फोटो, दिखाए ना। चुनाव आ गया तब आप कुछ भी बोलो। इतने साल में कोई मीडिया का कैमरा अंदर गया है क्या? क्यों नहीं गया? किसी व्यक्ति का, इंडिविजुअल का कैमरा अंदर गया है क्या मोबाइल का, जिससे कोई फुटेज बाहर आई हो घर से? क्यों नहीं आई?
मोबाइल भी रखवा लेते थे। मुझे नहीं पता क्या करते थे क्या नहीं करते थे, मैं तो सवाल रख रहा हूँ सामने कि केजरीवाल के घर से घर की शीश महल की कोई कैमरा फुटेज सामने आई क्या? आम आदमी पार्टी के कोई नेता दिखा दे कि भाई मेरे को केजरीवाल जी ने घर जाने दिया, ये देखो इनका घर ऐसा है। एक भी मंत्री या नेता दिखा दे। क्या छिपाना चाहते थे? चोरी, लूट, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, दलाली के सबूत। इतना बड़ा वो शीश महल बन कैसे गया दिल्ली में? जरूरत क्या पड़ गई? कोरोना के आपको समय बनाया ऐसा था क्या- शुरू में। आपको आपको ऐसा क्या मजबूरी हो गई कि केजरीवाल शीश महल से नीचे रह ही नहीं सकता? और जिस दिन शीश महल खाली किया उस दिन अपने एक सांसद का बंगला खाली करा के उसके अंदर घुस गए। आज केजरीवाल बंगले के अधिकारी तो नहीं है ना जिस बंगले में रह रहे हैं। या मनीष सिसोदिया जिस बंगले में रह रहे हैं, अपने 2 राज्यसभा के सांसदों का बंगला खाली करा के उसके अंदर रह रहे हो। क्यों रह रहे हो? क्यों रह रहे हो? किस अधिकार से रह रहे हो? यानी आप बंगले के बिना रह ही नहीं सकते। मुख्यमंत्री के घर से निकलकर केजरीवाल एक राज्यसभा सांसद के बंगले के अंदर घुस गए। क्यों घुस गए उसमें रहने के लिए? क्या कारण है? सिसोदिया क्यों राज्यसभा सांसद के बंगले में रहने लगे? तो है नहीं राज्यसभा में। दोनों में से कोई नहीं है। आने के चक्कर में है लेकिन आज तो नहीं है। आप बंगले के बगैर रह ही नहीं सकते। आपकी ये मानसिक स्थिति हो गई है। आप बड़ी पंजाब में अगर आपने हारने के बाद, चुनाव हारने के बाद केजरीवाल का काफिला देखा आपने पंजाब में? किसके पैसे से चल रहा है? पंजाब की जनता के पैसों से चल रहा है। 20-20 गाड़ियां लेके आप विपासना करने जा रहे हो। मतलब सत्ता चली गई पर अहंकार नहीं गया, भ्रष्टाचार नहीं गया। वो आज भी जारी है। नहीं, लेकिन देखिए कई नेता तो उनके साथ रहे ना भाई। संजय सिंह है, राघव चड्ढा है, इस तरीके के नेता उनसे जुड़े रहे। उनकी पीड़ा भी बाकी लोग किसी दिन सुन लेंगे आप। अच्छा, उनकी पीड़ा भी किसी दिन कुछ आपको बताते हो ऑफ रिकॉर्ड? अब मैं कह रहा हूँ हमारे कैमरों के सामने तो नहीं बोलते। उनकी पीड़ा भी किसी दिन सुन लेंगे। जब हाँ। तक कैमरों के सामने नहीं आ रही है तब तक नहीं आ रही है, लेकिन पीड़ा उनकी भी सुन लेंगे आप किसी दिन। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, इस तरीके के लोग छोड़कर क्यों चले गए फिर? देखिए मैं उनके बारे में नहीं जानता। बड़े बड़े नाम वाले छोटे छोटे लोग थे, तो उनके बारे में मैं नहीं जानता क्यों गए क्यों नहीं गए, कितना गए कितना नहीं गए, उनके बारे में मैं नहीं जानता। इतना नहीं गए का क्या मतलब हुआ? नहीं तो कहाँ गए तो किया क्या फिर जाके? मैं ये कहता हूँ कि मैं केजरीवाल से अलग हुआ तो मैं दिल्ली की जनता के बीच मीडिया के सामने आके खड़ा हुआ। ये कारण है, ये लड़ाई है। और 8 साल लड़ा। प्रशांत भूषण लड़े क्या? प्रशांत भूषण बोले केजरीवाल चोर है, भ्रष्टाचारी है, क्यों नहीं बोल रहे? योगेंद्र यादव क्यों नहीं बोल रहे? और तथाकथित ऐसे ही और बड़े बड़े लोग क्यों नहीं बोल रहे? तो कितना अलग हुए कितना नहीं हुए क्या बोलूं मैं इस बात पे? मेरे से तो ज्यादा सक्षम थे ना वो सभी लोग। उनका जीवन का सर्वाइवल नहीं टिका था ना कि कल घर कैसे चलेगा। तब भी क्यों नहीं जुबान खोली आज तक? क्या उन्होंने नहीं देखा केजरीवाल की चोरी और दलाली को, भ्रष्टाचार को, कमीशनखोरी को? तो इसीलिए मैं कहता हूँ वो बड़े बड़े नाम वाले छोटे छोटे लोग थे जो किसी भी कारण से अलग हुए हों, लेकिन जनता के लिए नहीं अलग हुए वो लोग। दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए, कार्यकर्ता के लिए अलग नहीं हुए। वरना बाहर आके सच बोलना चाहिए था उनमें से सबको। उन्हें मुझसे ज्यादा सच पता है। वो बिल्कुल अंदर बैठे थे। विदेशी यात्राओं का सच, चंदे की चोरी का सच, दलाली का सच, पार्टी पे आंदोलन पे कब्जे का सच इन लोगों को नहीं पता होगा। चुपचाप अलग हो गए, साइड होकर चुपचाप बैठ गए, अपनी दूसरी दुकान चलाने लग गए। क्या इनका कर्तव्य नहीं बनता था? मतलब मौन सहमति रही इनकी। क्या इनका कर्तव्य नहीं बनता था कि कार्यकर्ता को सच बताएं, दिल्ली की जनता को सच बताएं कि तुम लड़ क्यों रहे हो, अलग क्यों हुए हो, यहाँ क्या ऐसा चोरी चल रही है? क्यों नहीं बताया? इनमें से किसी भी तथाकथित बड़े बड़े नामों ने वापस पलट के दिल्ली की जनता को और कार्यकर्ता को क्यों नहीं बताया? जब मैं लड़ा तो समर्थन भी करने की हिम्मत नहीं थी इनमें से किसी की। अच्छा, उस वक्त कोई आपके साथ किसने किया? आप बताइए ना। आप तो मीडिया, आप सब चीज आपकी आंखों के साथ, आपके माध्यम से देश ने देखा है। तो क्या बोलूं मैं इनको? या कोई भी दिल्ली की जनता इन पर दोबारा भरोसा क्यों करे? देश की जनता इन पर दोबारा भरोसा क्यों करे? जब सार्वजनिक तौर पे सड़क पे आके आंदोलन करके सत्ता में आए थे तो अलग होने की चीज भी सार्वजनिक होनी चाहिए थी। तथाकथित पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग कहां चुपचाप जाके कोनों में बैठ गए? क्यों बैठ गए? क्या चला जाता आपका? इनमें से किसी का भी, देखिए मैं एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ा, मेरे जैसे हजारों लोग साधारण कार्यकर्ता की तरह जुड़े। आपकी बात का एक अर्थ मैं निकाल सकता हूँ कपिल जी कि योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, वैचारिक तौर पर जुड़े रहे केजरीवाल से, जो भी आप या मौन सहमति रही उनकी। जो भी अर्थ निकाले, उनकी क्या मजबूरी थी मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी आंखों ने जो देखा है कार्यकर्ता के तौर पे वो ये देखा कि ये 4-5 बड़े बड़े लोग इकट्ठे हुए, 2-4 इधर उधर अलग हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत ये नहीं है कि बाहर आके बता सके कि अंदर हुआ क्या चोरी चल रही थी जिसके कारण तुम अलग हुए, या तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं मिला इसलिए अलग हुए,
या ये हिस्से की लड़ाई थी तुम्हारी आपस की? जिस तरह से मैं लड़ा उस तरह से तुम क्यों नहीं लड़े? अच्छा, बंटवारा सही नहीं हुआ इसलिए मुझे नाराज हो गए। मतलब ये सवाल लाजमी नहीं है कुमार विश्वास ने क्यों छोड़ दिया? कुमार विश्वास ने भी उसीलिए छोड़ दिया, जिसके मुंह में राम होगा उसका वहां क्या काम होगा? क्या काम होगा? हम्म, राम की कोई जगह नहीं वहाँ पे। आप खुद देख लीजिए। पिछली तो बार हनुमान भक्त हैं केजरीवाल जी तो। चुनाव से हारने के बाद कितनी बार गए मंदिर? कितनी बार गए? चुनाव के पहले तो जा रहे थे। जो भक्त होगा वो कष्ट में, पराजय में किसकी शरण में जाएगा? ईश्वर के। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? तो चुनावी यात्रा थी वो। दिखावा था, फ्रॉड था। 10 साल आप तनख्वाह किसको दे रहे हो? 10 साल आपकी सरकार की सारी नीतियां किसके लिए हैं? और चुनाव आते ही आप बजरंगबली के मंदिर, तो बजरंगबली ने कर दिया न्याय। आपको क्या लगता है बजरंगबली देख नहीं रहे? कौन उनके सामने श्रद्धा से खड़ा है और कौन मन में चोरी लेके आया है? केजरीवाल मन में चोरी लेके हनुमान जी के सामने गए थे, इतनी जोर की गदा पड़ी है, पत्ता साफ हो गया। ये ढोंग और दिखावा हनुमान जी के सामने कर रहे हो, बजरंगबली के सामने मन में चोर लेके जा रहे हो, और तुम्हें लग रहा है सजा नहीं मिलेगी। नई दिल्ली में ही पड़ी गदा, अपनी खुद की सीट हार गए। जितने चोर और बेईमान और लुटेरे धोखेबाज बजरंगबली के सामने दिखावा करने के लिए गए थे, सबको बजरंगबली ने सजा दिया। आतिशी तो जीती, लेकिन आतिशी जीती है बिल्कुल। और जीती तो उसके बाद वो डीजे की धुन पे थिरक भी रही थी। देखिए उनका अलग बात है कि केजरीवाल जी हार गए थे, उनके सबसे बड़े नेता। सबसे पहली बात तो वो स्वयं मुख्यमंत्री थी, उनकी सरकार हारी थी। उनकी खुद की सरकार हारी थी। और उनका जो उस दिन का रिएक्शन है, जो प्रसन्नता के भाव उनके मन में है, जो उत्साह उनके मन में है, खुश है वो, और वो खुश रहे। और मुझे लगता है कि शायद उनको भी ये समझ में आ गया कि कुछ लोगों का हारना उनके लिए भी ज़रूरी था। और ठीक है, मैं तो उनकी खुशी से खुश हूँ, और बाकी दिल्ली की जनता ने उस खुशी को देखा है। उसके राजनीतिक निहितार्थ बहुत सारे लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की खुशी लगी कि जिसको लगा कि शायद कुछ बेड़ियां तो टूटी हैं उसकी। सोशल मीडिया पे लोग चुटकी ले रहे थे कि केजरीवाल जी हार गए इसलिए खुश हैं, वो बड़ी अपमानित महसूस कर रही थी। खुश तो वो थी, ये तो सबको पता है। वो उनका खुशी का कोई व्यक्तिगत कारण है कि राजनीतिक कारण है, और स्वयं वो एक ऐसे चुनाव में जहाँ पूरी पार्टी हार रही है उसमें जीती हैं, तो एक छोटी खुशी बनती भी है। पर जिस प्रकार के ढोल तमाशे थे खूब। हाँ, और स्वयं उनकी सरकार हारी है। शी वॉज द चीफ मिनिस्टर, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर। लेकिन उनको ये तो पता था ना वो सीएम नहीं बनेंगे अगर जीत भी गई पार्टी तो। हाँ, ये तो उनको उनके आका ने टीवी चैनलों पे घोषणा कर दी थी। केजरीवाल जी ने कहा था कि चुनाव मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर मैंडेट है कि मैं बेईमान हूँ कि ईमानदार जनता तो है। इसीलिए आतिशी की खुशी के बहुत सारे अर्थ हैं, और आने वाले समय में वो सभी अर्थ समाज के सामने आ ही जाएंगे। मैं कुछ और सवालों की तरफ जाऊंगा कपिल जी, लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा केजरीवाल जी से ही जुड़ा हुआ। कोई आपको वाकया याद आता है, कोई प्रसंग ऐसा याद आता है जिससे आपके चेहरे मतलब आप सन्न रह गए हो, दंग रह गए हो कि केजरीवाल के ऐसे हो सकते हैं? नहीं, ये बात तो मैंने कई बार भी सार्वजनिक चैनलों पे बोली है, और वो दिन था जब मैंने दिल्ली के मिनिस्टर होने के नाते दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर घोटाले की रिपोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री को सौंपी। और मुझे लगा कि मंत्री होने के नाते सबसे पहला काम ही हमारा ये है कि हम कांग्रेस के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट देंगे, क्योंकि हम जनता से ये वादा करके आए थे। तो मैंने मंत्री बनने के 1 महीने के अंदर टैंकर घोटाले की इंटरनल विजिलेंस दिल्ली जल बोर्ड की करा के उसकी रिपोर्ट, 400 करोड़ के घोटाले की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पे दी। और तब वो अरविंद केजरीवाल का जो रिएक्शन था कि तुमने इसकी जांच करा कैसे ली, तुम्हें क्या लगता है हम बाकी डिपार्टमेंट में नहीं करा सकते थे, और किससे पूछ के तुमने इनके भ्रष्टाचार की जांच कराई है, और कौन भ्रष्टाचार है कौन ईमानदार है इसका सर्टिफिकेट मैं दूंगा। अगर आज मैंने तुमको भ्रष्टाचारी बोल दिया तो तुम्हें भी कोई ईमानदार नहीं मानेगा, तुम्हारे घर वाले भी नहीं मानेंगे, तुम्हें इसी सचिवालय की बिल्डिंग से कूद के आत्महत्या करनी पड़ जाएगी। तो वो जो रिएक्शन था अरविंद केजरीवाल का, वो मेरे लिए एक लाइफ टर्निंग इवेंट था। उस दिन मेरे को समझ में आया कि इनको कोई जांच वांच नहीं करानी है, ये खाली जांच का दिखावा करके इन्हीं कमीशन खोरों से, इन्हीं कांग्रेस के लोगों से सेटिंग कर रहे हैं। जो भी इनको डील करनी है वो डील करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए पूरे 10 साल में एक भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमारी सरकार ने आती कैसे सीएजी की रिपोर्ट आने लगी सामने, केजरीवाल के घोटालों की रिपोर्ट सामने आने लग गई। हमने तो आती सबसे पहले कर दी सार्वजनिक। केजरीवाल 10 साल में शिलाजीत कोई घोटाले की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर पाए, जिसके खिलाफ तुम ये किताबें ले लेके राजनीति करके आए थे। तो ये
ये जो डिफरेंस है ये मेरे को उसने समझ। अच्छा, एक बात कपिल जी कही जाती थी, अचानक मेरे दिमाग में वो सवाल आ गया, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले किया करते थे, जब आंदोलन करते थे, तमाम लोगों पर आरोप लगाते थे, इतने इतने मोटे पन्ने लेकर आते थे सभी के सामने में, वाकई में क्या उसमें कोई रिपोर्ट रहती थी? कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था मजे लेते थे कि वो खाली पन्ने होते तो बस हाथ में वो बंडल लेके चले आते थे। तो जनता के सामने इतना बड़ा तमाशा, इतना बड़ा झूठ, जो आप 376 पन्ने 374 पन्नों की रिपोर्ट लेके घूमते थे, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले उसी की वही रिपोर्ट देनी चाहिए थी उन्हें जांच के लिए, क्यों नहीं दी गई? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने जब मंत्री बना, मैंने दिल्ली जल बोर्ड की एक छोटा सा डिपार्टमेंट मेरे अंडर में, मैंने उसकी विजिलेंस करा ली और रिपोर्ट भी दे दी 1 महीने में। 10 साल। और हमारी सरकार जो अब आई है, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने संकल्प लिया, पहले दिन हमने टेबल करी केजरीवाल के हॉस्पिटल के घोटालों की रिपोर्ट, डीटीसी के घोटालों की नहीं रिपोर्ट। तो वो तो लोग ये तो- कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं आप उनको डराने के लिए कर रहे तो हैं? केजरीवाल क्यों नहीं कर पाया रिपोर्ट टेबल? क्यों नहीं कर पाया? जब आप लड़के ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, आपने पिछली सरकार के एक भी घोटाले को सार्वजनिक क्यों नहीं कर पाए? सत्ता में बैठने के बाद वो सारी फाइलें तो इसे यही थी ना, क्यों नहीं कर पाए? इसका मतलब है आप पहले से आपके मन में खोट थी, आप चोरी करने के उद्देश्य से आए थे, आपने जनता को झूठ बोला और दिल्ली की सत्ता में बैठकर खाली आपने अपने एक छोटे से गैंग को पैसे खिलाने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आप लोग जो ऑडिट करवा रहे हैं आजकल, बहुत सारी रिपोर्ट टेबल हम की नहीं गई कराए है। ऑडिट। हाँ, पहले मतलब जो रिपोर्ट्स आप लोग टेबल कर रहे हैं, सीएजी की सीएजी रिपोर्ट की है, रिपोर्ट है। सीएजी तो की रिपोर्ट में ऑडिट होता ही है। हाँ, ऑडिट पहले से होके रखा था, चुनाव रिपोर्ट के तैयार थी, हाँ, रिपोर्टें 1.5 साल से 2 साल से रखी हुई थी अरविंद के। और ये नियम है सरकार का, सदन का, विधानसभा का नियम है कि सीएजी की रिपोर्ट आएगी तो विधानसभा में टेबल की जाएगी। ये प्रोसेस है। ये 1.5 साल पहले, 1 साल पहले टेबल होनी थी, केजरीवाल दबा के बैठे थे केजरीवाल की सरकार ये की। सारी रिपोर्ट्स। हाँ, हमने संपर्क की, आप पब्लिक नहीं कर रहे, नियम के तहत पेंडिंग रहे। तो मुख्यमंत्री जी ने ये संकल्प लिया, पहले दिन हमने सदन लगते ही अपनी रिपोर्ट्स को टेबल करना शुरू किया है। तो हमने इनमें से कोई ऑडिट नहीं कराया है, हमारा ऑडिट नहीं है, बीजेपी के आरोप नहीं है, ये सीएजी की रिपोर्ट है। फाइंडिंग जो तथाकथित सीएजी की रिपोर्ट लेके केजरीवाल राजनीति में कूदते थे और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कांग्रेस के खिलाफ, और सत्ता में आने के बाद जो रिपोर्ट उन्होंने कभी पब्लिक नहीं की, ये उसी प्रकार की सीएजी की रिपोर्ट है जिनको भाजपा की सरकार ने पहले दिन सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। मैं अगर आपसे पूछूं कि इन रिपोर्ट्स में 5 ऐसी कौन सी बड़ी बात है जिससे केजरीवाल जी की जो ईमानदारी वाली छवि थी वो ध्वस्त होती है, तो सबसे पहले तो शराब घोटाले की सीएजी की रिपोर्ट बड़ा साफ कहती है 2000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस और फायदा प्राइवेट लोगों को, और वो सभी प्राइवेट लोग इन्हीं के गैंग के लोग। ये तो आप सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, ये हम नहीं कह रहे ना। कि आपने शराब को कोरोना के काल में, जब आपको ऑक्सीजन खरीदनी थी, जब आपको दवाई खरीदनी थी, तब आप दारू के ठेका करने वाले कमीशन खोरों के साथ अपने मुख्यमंत्री के घर में मीटिंगें चल रही थी और आपने दिल्ली में शराब के ठेके खुलवाए, आपने शराब की नदियां बहा दी, और उसमें भी आपने ऐसी पॉलिसी बनाई कि जिसमें सरकार को जो पैसा मिलना था वो सरकार के पास नहीं गया, लेकिन प्राइवेट लोगों के हाथ में गया। सरकार का रेवेन्यू का लॉस किया 2000 करोड़ रुपए का, तो केवल रेवेन्यू लॉस है, ये भ्रष्टाचार टोटल घोटाला नहीं है, ये केवल वो रेवेन्यू है जो सरकार को मिलना चाहिए था, राजस्व का नुकसान। राजस्व का नुकसान है। ये सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है। दिल्ली के अस्पतालों की हालत के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है कि जितने बेड होने चाहिए थे उसका 1% भी नहीं बनाए। 24 अस्पताल ऐसे हैं जो कि ना बने, खर्चा पूरा हो गया, और आज उनको अगर हम दोबारा बनाने की भी कोशिश करें तो बनने से भी ज्यादा डबल खर्चा होने वाला है। अच्छा, क्योंकि केवल लोहे के बड़े बड़े पिलर खड़े हुए हैं जिनमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, उसमें एक भी अस्पताल चालू स्थिति में नहीं है। डीटीसी की जो रिपोर्ट आई है 14,000 करोड़ रुपए के लॉस में डीटीसी चली गई। तो ये सीएजी की रिपोर्ट्स बोल रही हैं, और अभी तो और रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। एक एक डिपार्टमेंट अरविंद केजरीवाल की सरकार का केवल कमीशन खोरों, दलालों और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना हुआ था। केजरीवाल और उनके आसपास के 4-5 लोग केवल दिल्ली की जनता के पैसों को लूट रहे थे, आपस में बंदर बाट कर रहे थे, और दिल्ली के पैसों से देश में अलग अलग जगह अपनी राजनीति को बढ़ाने का कोशिश कर रहे थे। नहीं, लेकिन आप लोग अब कहीं बदले की राजनीति तो नहीं कर रहे। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। एक अखबार में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें ये कहा गया कि दिल्ली के स्कूलों में आम आदमी पार्टी की कुछ योजनाएं आप लोग बंद कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें ये लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी सरकार की जो प्रमुख शिक्षा योजनाएं थी, जैसे बिजनेस ब्लास्टर, हैप्पीनेस करिकुलम और मिशन बुनियाद, वो आप लोगों ने बंद करवा दी। आप बताओ बिजनेस ब्लास्टर में क्या हुआ? आम आदमी पार्टी की योजना थी, आप कह रहे हैं बिजनेस ब्लास्टर, तो क्या हुआ उस योजना में? क्या है उसका आउटकम? कितने बिजनेस ब्लास्टर्स निकले दिल्ली के स्कूलों से? कितने पैसे दिए गए दिल्ली के बच्चों को? हैप्पीनेस करिकुलम का क्या आउटकम था? क्या होता था हैप्पीनेस करिकुलम में? ये अखबार ने लिखा क्या? बिजनेस ब्लास्टर स्कीम है तो होता क्या था उस स्कीम में?
मैं आपको बताता हूँ क्या होता था। बिजनेस ब्लास्टर स्कीम में इन्होंने कहा कि हम दिल्ली के बच्चों को बिजनेस की ट्रेनिंग देंगे और स्टार्टअप शुरू कराएंगे। 2,000 रुपये दे रहे थे सीड मनी, 78 करोड़ रुपए का विज्ञापन छापा। अच्छा, 78 करोड़ के विज्ञापन छापे और 2,000 रुपए की सीड मनी दी दिल्ली के बच्चों को। अब आप बताओ, ये मतलब बच्चों की जेब में 2-2 हजार रुपए जा रहे हैं। 2,000 रुपए और 78 करोड़ रुपए के विज्ञापन कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे चैनलों पे और सारे अखबारों में छपाए गए। आप बताओ चलनी चाहिए क्या इसकी? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके माध्यम से आपके दर्शकों से पूछता हूँ, चलनी चाहिए क्या ये स्कीम? इसमें कौन सी बदले की राजनीति है? ये बदलाव की राजनीति है। अच्छा, इसमें बदला नहीं है। क्या बदला लेंगे आप? ये गरीब बच्चों के सरकारी स्कूलों में कौन से बच्चे पढ़ते हैं? सबसे ज्यादा जरूरतमंद परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उनके माँ बाप कितनी मुश्किल से बच्चे को स्कूल भेजते हैं। आप उसके नाम पर पैसा निकाल रहे हो और स्कीम से अपने विज्ञापन कर रहे हो। ये जो हैप्पीनेस करिकुलम की बात की आपने, क्या था हैप्पीनेस करिकुलम में? क्या क्या हैप्पीनेस हो रही थी उसमें? आपने 4 एनजीओ अपनी बैठाई, उनको पैसा खिलाया और उनके माध्यम से आप वापस पैसा खाने का प्लान बना रहे हो स्कूलों के अंदर। आप बताइए ना, एक भी स्कूल में उसके कारण कोई बदलाव आया है? तो क्या बदलाव आया है? हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री महोदया ने घोषणा करी है, अभी जो हम नींव योजना लेकर आए हैं जी, नींव योजना में हम इंटर्नशिप देंगे, बिजनेस की ट्रेनिंग देंगे। बड़े बड़े जो बिजनेस गुरुज हैं उनका स्कूल के बच्चों के साथ इंटरेक्शन प्लान कर रहे हैं ये सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में। हाँ, और 20,000 रुपए की सीड मनी हर बच्चे को जो अपना स्टार्टअप का आइडिया लेके आएगा, और उसको उसी को बाद में इंटर्नशिप, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और उसके बाद अगर वो अपना खुद का काम शुरू करना चाहता है, जो भी उसका आइडिया है, तो उसको फैसिलिटेट करने का, सुविधाएं प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार लेगी। अब दोनों योजनाओं में कौन सी योजना चलनी चाहिए? और एक भी अखबार में विज्ञापन नहीं छापा है अगर आप देखें तो। मतलब काम से ज्यादा काम का प्रचार हो रहा था। काम हो ही नहीं रहा था, केवल प्रचार हो रहा था। काम हो कहाँ रहा था? बिजनेस ब्लास्टर के 50 बच्चे खड़े करके अरविंद केजरीवाल दिखा दे कि मैंने ये बिजनेस लीडर तैयार किया दिल्ली के स्कूलों में। नहीं, मैं तो एक और रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये है कि पिछले 6 सालों में 2 रोजगार पोर्टल से सिर्फ 2 लोगों को नौकरी मिली। 6 साल में दिल्ली में 2 लोगों को नौकरी। अब तो ये सरकारी डेटा है ना जो आप लेके आए हो, मैंने नहीं बोला, ये डेटा आप लेके आए हो, ये सरकार का डेटा है। और यही जब हम बोलते थे तो अरविंद केजरीवाल जाके गुजरात में चुनाव प्रचार में कहते थे हमने दिल्ली में 70,000 नौकरियां दे दी। आज उनकी सरकार डेटा बोल रही है कि 6 साल में 2 नौकरियां लगी हैं। तो इतना झूठ चलता नहीं है ना अखिलेश जी। ये जनता भी तो वहां बैठी है। जब वो गुजरात में जाके भाषण दे रहे हैं 70,000 नौकरी दे दी, तो हर विधानसभा में बंदा ये सोच रहा है ना 70,000 दे दी तो 1,000 तो मेरी विधानसभा में भी दी होंगी, और वहां उसे एक आदमी नहीं मिल रहा जिसकी नौकरी लगी हो। उसी के कारण कुर्सी गई है, इतना झूठ बोलने के कारण। हर डिपार्टमेंट में केवल चोरी की अरविंद केजरीवाल के लोगों ने, कमीशन खाया और दलाली की। इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया दिल्ली में 10 साल। और इसी के कारण आज दिल्ली की हालत ऐसी है कि सड़क बनाने और पानी की लाइन डालने के नाम पे दिल्ली की जनता वोट देने को तैयार है। राजधानी में ये मुद्दे नहीं होने चाहिए। ये तो बेसिक ग्रांटेड होना चाहिए कि देश की राजधानी है। सड़क गली के सामने सड़क तो गांवों में बन चुकी है आज। हम जिन गांवों से आते हैं, हमारे गांवों की सड़कें और गलियां दिल्ली की सड़कों और गलियों से ज्यादा बेहतर है। आप कब तक ठीक कर देंगे? शुरू है काम, बदलाव दिखने लगा है लोगों को, एक्सपीरियंस चेंज हो चुका है, मनोस्थिति चेंज हो चुकी है, सोच सकारात्मक हो चुकी है, रोज रोज की लड़ाई बंद हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप बंद हो चुके हैं, गाली गलौज बंद हो चुका है। एलजी ने नहीं किया, इसने नहीं किया, नगर निगम नहीं करने दे रहा, पंजाब नहीं करने दे रहा, हरियाणा नहीं करने दे रहा, मोदी जी ने रोक दिया। ये नेगेटिविटी का वातावरण, अधिकारियों की पिटाई दिल्ली सचिवालय के अंदर, ये अविश्वास का जो माहौल, ये खत्म हो चुका। ये पहला कदम है, 1 महीने के अंदर खत्म हो चुका। दिल्ली में कई सालों के बाद पहली बार देखा गया केंद्र सरकार के मंत्री, दिल्ली सरकार के मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल और डीडीए के अधिकारी एक साथ एक मंच पर बैठे। पहली बार देखने को मिला ये। क्यों नहीं हो रहा था अब तक ये काम? राजनीति करो, दफ्तर के बाहर करो। सरकार को सरकार की तरह चलाना चाहिए था। केंद्र सरकार की कई योजनाएं भी हैं। 1,000 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली की सरकार ने पिछला पेश किया। हमारी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। अब तक का सबसे बड़ा ये बजट का आकार है। सबसे बड़ा और सबसे बड़ी ग्रोथ देश के इतिहास में। जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बजट दिया है, 31% का इंक्रीज देश में कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि हमारे को कोई जादू आता है या हमने कुछ कोई नया काम कर दिया केवल इसलिए कि आपने केंद्र सरकार की योजनाएं रोक के रखी थी। वो फंड दिल्ली में आना चाहिए था।
केंद्र सरकार आपको पानी की लाइन के लिए फंड देने को अच्छा, तैयार है, सड़क बनाने मतलब को ये थोड़ा दर्शकों के सामने क्लियर करिए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई अलग से आवंटन हुआ, बल्कि जिन योजनाओं को रोक रखा था केजरीवाल सरकार ने, जो योजनाएं रोक दी गई, उसका पैसा आने लगा तो अपने आप बजट का आकार इतना बढ़ आवंटन की गया। अलग से आवश्यकता ही नहीं है। दिल्ली एक समृद्ध शहर है। हम्म, दिल्ली के लोग 68,000 करोड़ का तो टैक्स ही दे रहे हैं वापस। 68,000 करोड़ के टैक्स में आप 76,000 करोड़ का बजट ला रहे हो। इसका मतलब आप ऐड तो कुछ कर ही नहीं रहे उसमें। आज भी 68,000 करोड़ के टैक्स में हम 1 लाख करोड़ का बजट ला रहे हैं, क्योंकि हम केंद्र सरकार की योजनाओं को, उनके फंड को, और फिर आप जो वेस्ट कर रहे थे, ये जो करोड़ों रुपए विज्ञापनों में जा रहे थे, 1 रुपए का काम 100 रुपए का विज्ञापन। दलित बच्चों की स्कॉलरशिप 24-25 करोड़ का विज्ञापन छापा गया, 5 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। ये क्या था, थोड़ा बताइए इसका। ये केजरीवाल की काम करने का तरीका। 5 दलित बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई, 24 करोड़ का विज्ञापन छापा गया 5 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई केवल पूरी दिल्ली में। अच्छा, अब 24 करोड़ रुपए के विज्ञापन छापे गए उसके, 24 करोड़ के। 24 करोड़ के विज्ञापन। तो इस प्रकार से कई जगह तो ऐसे हैं जिनका जीरो काम पे विज्ञापन है। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जीरो पैसा खर्च हुआ है, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है, और 60 करोड़ के विज्ञापन छापे गए हैं। तो ये पैसा आज दिल्ली की जनता के काम आ रहा है। 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली के सामने, और पहली बार ऐसा बजट आया है जो समग्र विकास की बात कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई बजट ही नहीं था पिछले 10 सालों से। आज जो सड़कें बनेंगी, पानी की लाइन डलेगी, सीवर की लाइन ठीक होगी, नया फ्लाईओवर बनेंगे, नए अस्पताल बनाने की जो योजनाएं आई हैं, यहाँ तक कि गौशाला, आप देखिए, जब एक मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री काम करती है तो कुछ उनके काम करने का आप तरीका देखिए। गाय के बारे में भी सोचा है, गौशाला का निर्माण भी होगा। तो बहनों के बारे में भी सोचा है कि पानी घर घर तक पहुंचे, सड़क बने। युवाओं के बारे में भी सोचा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की बात दिल्ली के अंदर की जा रही है, क्यों नहीं की गई आज तक? आप अपने आप को इतना बड़ा वो अंतर कि विदेशों के अखबारों में हमारी खबर छप रही है, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट क्यों नहीं हुई दिल्ली में? वही विदेशी अखबार जो तुम्हारी इतनी तारीफ छाप रहे थे, वो वापस यहाँ पे इन्वेस्ट करने क्यों नहीं आ रहे थे दिल्ली के अंदर? उनकी कंपनियां क्यों यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने नहीं आ रही थी? क्यों यहाँ के लड़कों को रोजगार देने नहीं आ रही थी, लड़के लड़कियों को? अगर आपका इतना ही सक्सेसफुल मॉडल था तो आज कैसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए हम लोग तैयार हो गए? आज कैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में लाने के लिए हम लोग तैयार हो गए? तो ये पैसा आप खा रहे थे, इस पैसे को अब दिल्ली की जनता के कामों में लगाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब कपिल जी आगे बढ़ते हैं, और आपके बारे में जो आपकी एक छवि बनी हुई है कि हिंदुत्व के बहुत ऐसे चेहरे हैं जिसको सख्त चेहरे के तौर पर भी कई लोग कहते हैं, तो आप प्रो हिंदू हैं कि एंटी मुस्लिम हैं? नहीं, मैं एंटी तो खैर मैंने आज तक आपको कुछ ऐसा दिखा नहीं होगा कि मैंने कुछ एंटी किया है। मैं और प्रो भी क्या, मतलब ये कहना कि अगर हमारे किसी भाई को मार दिया गया तो उसके परिवार की मदद करें, ये तो पहला ही कर्तव्य है ना। पहला कर्तव्य है मानव होने के नाते, परिवार होने के नाते, समाज होने के नाते। इसमें रेडिकल क्या है? आपका एक नारा बड़ा सोशल मीडिया पे चला था, देश के गद्दारों को। देखो, जिन लोगों को किस शब्द से प्रॉब्लम है, वो स्वयं को खुद ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, खुद ही मान रहे हैं। तो इसमें मेरा या मेरे जैसे और लोगों का, मैंने अकेला नहीं बोला, और मैंने पहली बार नहीं बोला, और नहीं, लेकिन आपके बोलने के बाद अनुराग जी ने भी बोला था। फिर जानबूझ के कुछ लोग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। जब मुद्दा कुछ और होता है, हाँ। तब चीज़ों को डाइवर्ट करो। तो ये आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल गैंग की नीति रही। आप क्योंकि डिलीवरी में फेल हो रहे हो, आप क्योंकि जनता कुछ दे नहीं पा रहे हो, और आप 4 लोग बैठ के पैसे खा रहे हो, तो मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए कपिल मिश्रा को बदमाश बता दो, क्या किसी और को बदमाश बता दो, क्या किसी और को। आप क्या डरा डरा के वोट लेते रहोगे मुसलमानों को? आपने हिंदू को पानी नहीं दिया, मुसलमान को भी पानी नहीं दिया केजरीवाल ने। ऐसा तो है नहीं मुसलमान की बस्ती में पानी आ रहा था, हिंदू की बस्ती में नहीं आ रहा था। केजरीवाल ने हिंदू को भी धोखा दिया, मुसलमान को भी धोखा दिया। हिंदू की गली नहीं बनी, मुसलमान की गली भी नहीं बनी केजरीवाल की सरकार में। तो किसका भला किया? ये जो मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाइयाँ बांटी जा रही थी, ये मुसलमान को भी नकली दवाई दे रहे थे, हिंदू को भी नकली दवाई दे रहे थे। किसका भला कर रहे थे? वो मौलानाओं को तनख्वाह देने की बात करी, चुनाव से 3 दिन पहले मैंने देखा मुल्ला मौलाना भी खड़े हुए हैं कि उनको भी तनख्वाह नहीं मिली, उनके ही पैसे मार लिए, उनके ही पैसे चोरी कर लिए। तो किसकी भलाई करी है? तो इस प्रकार की जब फेलियर होती है, तब आप सामने वाले के ऊपर कुछ भी आरोप लगाने की कोशिश करो, वही उसी तरह के आरोप, और इस तरह के आरोपों को मैं मेडल मानता हूं। अच्छा, मेडल मान। मैं गर्व से अपनी छाती पर धारण करता हूँ। हाँ। इन आरोपों से, इनसे क्या साबित हो जाएगा? और इसमें इनके कारण जिनके पेट में दर्द होता है, उनके पेट में मरोड़े उठनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। तो कोई आपको उसमें दिक्कत नहीं, आपने जो बातें कही है? नहीं, मैंने कोई जिस ऐसी तरह का बात बयान कही आप नहीं दिए। है। जिनको दिक्कत है, वो उनको दिक्कत इसलिए क्योंकि वो खुद फेल होके पड़े हैं अपने कामों में। उनकी जिम्मेदारी, मैं कहता हूँ केजरीवाल मुसलमानों की बस्ती बना देता ना दिल्ली में अच्छी,
चलो हिंदू के तो आप कर ही नहीं रहते काम, आपने मुसलमानों का कौन सा काम किया बता दो आप दिल्ली में? अच्छा, लेकिन जैसे बीजेपी के कुछ नेता इस लाइन पर बयान देते हैं, मान लीजिए मुस्लिमों को लेकर, हिंदुओं को लेकर जो बातें कही जाती हैं, आपको नहीं लगता उससे एक समय ऐसा आएगा कि मुसलमान अपने आप को दोयम दर्जे का नागरिक इस नहीं, देश में मानने कौन लग सी जाएगा? बात है? अब जैसे आप तो बात उदाहरण देता एग्जाम्पल हूँ। देंगे तो है हाँ, ना, ऐसे जंगल मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे अभी संभल में जिस तरह की बातें कही गई, कई नेताओं ने भी कही थी, एक सीओ ने भी ये बात कही थी कि भाई देश में तो ये साल में 52 जुमे की नमाज अदा की जाती है, लेकिन होली तो एक बार आती है, तो उस दिन ना करें, घर में ही रह लें मुसलमान। नहीं नहीं, देखिए ये किस बात को आप कैसे देखें? पहली बात तो ये बात तो फैक्ट है, होली एक बार आती है साल में, 2 बार तो नहीं आती, एक ही बार आती है। इसमें विवाद क्या है? इसमें विवाद इस परेशानी किसको है? कईयों को है, उस बयान को गलत बताया, अखिलेश यादव ने भी गलत बताया। बहुत बढ़िया है, तो अखिलेश यादव जी को गलत बताया, जनता उनको गलत मान रही है। मुझे लगता है कि उनके एक नेता कह रहे थे कि समय बदलेगा, वो सीओ भूले नहीं इस बात को। ठीक है, उनको ये कहने का अधिकार है, राजनीति है, जनादेश बदलते रहते हैं। ठीक लगता है लेकिन आपको लेकिन इस तरह नहीं से? नहीं, मेरे को, मैं खाली इतना मानता हूँ, देखिए आप, अगर लोकतंत्र है तो वो सबके लिए है, कानून है, संविधान है तो सबके लिए है। संसद से पारित कानूनों को सड़क में कब्जा करके हटवाने, रुकवाने और बदलवाने की कोशिशें अगर की जाती हैं तो उचित नहीं है। तो जनादेश का सम्मान होना चाहिए। देश की चुनी हुई संसद ने जब कानून लेके आए, कुछ लोगों ने सड़कों को हाईजैक करके कानूनों को रुकवाने का प्रयास किया, तो उस प्रकार से देश नहीं चलता। और मुझे लगता है कि तो देश को क्या हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए? सबकी आस्थाओं का, आप खाली एक खास समाज के वोट बैंक की राजनीति ना करें, तो उसका एक लिमिट है। आपको लगता है कि वो हमेशा चलेगी, हमेशा नहीं चलेगी, कभी ना कभी तो जो बाकी सभी लोग हैं, कभी ना कभी उनकी आंखें खुलेंगी और तब ये मॉडल फेल होगा। वही कांग्रेस का मॉडल फेल हुआ है, वही समाजवादी पार्टी का मॉडल फेल हुआ है। लोगों की, आप कब कब तक आंखें बंद रहेंगी? लोगों की आंखें तो खुलनी है एक दिन। लेकिन जिस देश में इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की भी है, कई जो मुस्लिम देश है उनकी इतनी आबादी नहीं है जितने हमारे यहाँ लोग रहते हैं तो इसका मतलब तो अच्छा होगा ना यहाँ पे सब कुछ, इसका मतलब सब अच्छा होगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो कैसे? नहीं तो जो देखिए, म्यांमार से भी भागकर पाकिस्तान तो नहीं गए, बांग्लादेश तो नहीं गए, सऊदी अरब तो नहीं गए, ईरान तो नहीं गए, इराक तो नहीं गए, सीरिया तो नहीं गए, कहाँ पे आए? माँ भारती में ही की शरण में ही आए। तो इसका मतलब यहाँ ऐसा कोई खतरा तो नहीं है, वरना सारी दुनिया से वाकई इधर ही क्यों आते? अगर भारत में इतना ही बुरा माहौल है, जैसा आपने बोला कि दोयम दर्जे के नागरिक, तो कोई दोयम दर्जे का नागरिक बनने के लिए आ रहे हैं ये लाखों लोग भाग भाग के, अवैध तरीके से भी आ रहे हैं। बांग्लादेश घुसपैठ क्यों आ रहे हैं अगर इतने दोयम दर्जे की नागरिकता मिल रही है यहाँ पे? तो इसका मतलब जो पाकिस्तान में और सऊदी अरब में, दुबई में नहीं मिलेगा इनको, वो इनको लग रहा है यहाँ मिल जाएगा, जब ही आ रहे हैं ना। और या कोई और एजेंडा है, डेमोग्राफी चेंज करनी है। देखिए नहीं, हाँ, भारत में, अच्छा आपने, भारत में, हाँ भारत में हर चीज इंडिकेटर्स पे बात होनी चाहिए, आंकड़ों पे बात होनी चाहिए, क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं उस पे बात होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके कारण दुनिया के किसी भी और देश की तुलना में भारत में कोई समाज प्रताड़ित ज्यादा दिख रहा हो। वो लक्षण दिखते हैं तो फिर उनकी संख्या कम होती है, तो फिर उनके धार्मिक स्थल कम होते चले जाते हैं, तो फिर उनके त्यौहार कम होते चले, जैसे पाकिस्तान में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, उनके मंदिर गायब हो गए, उनकी संख्या कम हो गई, उनके त्यौहार मनने बंद हो गए, उनके ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा लिए गए, उनकी बेटियों को उठा के ले जाया गया, वहाँ से लोग भाग के आते हैं, भारत आते हैं, भारत में शरण लेते हैं, है ना। धर्म अफगानिस्तान में हिंदू सिख किस प्रकार से हमको गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेके आना पड़ा प्रोटेक्शन में वापस। तो इसका मतलब है प्रताड़ना है वहाँ पे। क्या भारत में किसी समाज के साथ ऐसा हो रहा है कि उसके धार्मिक स्थल कम हो गए पहले से? पहले जितने थे उसकी तुलना में कम हुए, या उनकी संख्या पहले जितनी थी उसकी तुलना में कम हुई? तो ये इंडिकेटर है कि कौन सा समाज कहाँ पर फल फूल रहा है और कहाँ पर प्रताड़ित है। नहीं, तो आपकी बात का क्या मैं अर्थ ये निकाल सकता हूँ कि आप कहना चाह रहे हैं कि भली भांति लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए हिंदुओं का बहुसंख्यक होना जरूरी है? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रहा ऐसा, मैं खाली आंकड़े रख रहा हूं आपके सामने। कहाँ पर कौन बहुसंख्यक है तो डेमोक्रेसी है, और कहाँ पर कौन बहुसंख्यक है तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये आंकड़ों में देख लिया जाए। इसमें कपिल मिश्रा को कोई बयान दे और वो बयान पे कोई विवाद करे, इसकी जरूरत ही क्या है? भाई सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, इसके लिए आप बोलो या ना बोलो और मैं बोलूं या ना बोलूं, ये एक शाश्वत सत्य है।
अगर मैं उठ के बोलने लगूं पश्चिम से उगता है तब भी पूरब से ही उगेगा। तो ऐसा है। तो इसलिए ये तथ्य मेरे कहने या ना कहने की आवश्यकता नहीं है। ये आंकड़े बता रहे हैं दुनिया में कि कौन से समाज की मेजोरिटी होने पे कौन सा गवर्नेंस का सिस्टम चलता है, कहाँ पर अल्पसंख्यकों को कौन सा समाज में छूट दी जाती है, जब उनकी सरकार होती है उनका नियंत्रण होता है, कौन से समाज में छूट नहीं दी जाती है, किसकी मेजोरिटी होने पर संख्या बढ़ने पर क्या परिवर्तन आते हैं, दूसरों के धर्मस्थल बढ़ते हैं कि कम होते हैं, दूसरों की संख्या बढ़ती है कि कम होती है। ये आंकड़े हैं दुनिया के सामने, पूरे विश्व के सामने है, खाली भारत के सामने नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई विशेष एक लाइन मैं बोलूंगा उससे वो बात सिद्ध होगी। देखिए, इमरान मसूद हैं, ये सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद है, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, सर्वधर्म समभाव की बात कहते हैं। वो कह रहे हैं मुसलमानों को सलाह देते हुए कि नवरात्रि में मीट नहीं खाने की सलाह उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि अगर आप 10 दिन मटन नहीं खाओगे तो कोई घिस नहीं जाओगे। मसूद जी जाने, मसूद जी को सुनने वाले लोग जाने। इस बयान के ऊपर मैं क्या, तो कितना बड़ा हृदय दिखा रहे हैं वो। नहीं मैं कह रहा हूँ, कितना बड़ा दिल दिखा रहे हैं। इस बयान पे मेरी प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं है। मसूद जी ने जिन लोगों के सामने ये बात बोली है, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बोली है, उनके बोलने का क्या परिणाम होता है, उनको चाहने वाले उनकी इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इसका कपिल मिश्रा से कोई लेना देना नहीं है। किन परिस्थितियों में उन्होंने बोली, उनका बयान का क्या संदर्भ है, और उनके सुनने वाले उस बात को सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं, ये उनका मामला है। नवरात्रि में मीट बिके या ना बिके, देखिए गैर कानूनी कुछ ना हो, इलीगल कुछ ना हो। हाँ, अगर कानून में लिखा है कि ये कोई जगह है, इस जगह से इतनी दूरी तक ये प्रकार के व्यवसाय नहीं होने चाहिए, अगर ये लॉ है, कानून है, तो उसका पालन होना चाहिए। नहीं, अभी एक बहस ये भी चल रही है ना उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर कि मांस की बिक्री बंद होने मैं कह रहा हूँ पहला स्टेप है कानून अक्षर से लागू हो जाए। वो बड़ी बहस है कि क्या होना चाहिए, लेकिन पहला विषय है कानून अक्षर से लागू हो। अगर देश का कानून या किसी राज्य विशेष का कानून ये कहता है कि इस प्रकार के स्थल पे से इतनी दूरी तक ये प्रकार के व्यवसाय नहीं होंगे, या बिना लाइसेंस के नहीं होंगे, या इस प्रकार का सिस्टम होगा, ऐसा एक गोदाम होगा, ऐसी एक व्यवस्था होगी तब होंगे वरना नहीं होंगे, ऐसा अगर कोई कानून कहता है तो कानून का पालन होना चाहिए। गैर कानूनी काम नहीं होने चाहिए। ये तो आप सही बात कह रहे हैं, मंत्री के तौर पर जो आप बात कह रहे हैं, और इस बात यही सोच है, इसी एक बात में सारी बातें इंक्लूड हो जाएंगी, इस एक बात में सारी बातें शामिल हो जाएंगी। इससे बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन इतनी बात पे, लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ग खड़ा हो जाए जो बोले इतनी भी नहीं मानेंगे, तो फिर आपने बड़ी अच्छी बात कही। तो इसी से जोड़ के एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ आपसे, कुणाल कामरा के मामले में क्या वो कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप जाइए किसी के स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दीजिए, या राणा सांगा वाले मामले में हमने जो देखा कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने बयान दिया, उनके घर पे भीड़ चढ़ गई। मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ, मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा कुणाल कामरा के मामले में, लेकिन मैं इतना कहूंगा जी, अगर बोलने की आजादी है तो वो नुपुर शर्मा को भी है। जितने लोग आज बोल रहे हैं वो सब उस समय के अपने बयान दिखा दें, और उसके बाद आगे संवाद हो सकता है। एक के लिए कुछ भी करने की आजादी और दूसरे के लिए मुंह खोलना भी पाप, ये नहीं चल सकता। तराजू फिर बराबर रखो, फिर सबके लिए रखो। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की इतनी बड़ी परिभाषा होने जा रही है इस देश में, तो वो सबके लिए होगी फिर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक के लिए तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चुने हुए मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को गाली देने की भी हो जाए, और दूसरे के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी स्वयं की बातों को दोहराने की सीमा से भी पीछे हो जाए। ये तराजू नहीं चल सकता। तराजू बराबर रखो, एक को है तो फिर सबको हो। किसी के लिए नाम बोलना भी पाप और किसी के लिए गाली देना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये नहीं हो सकता। वो लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं जो कंगना का घर जब तोड़ा गया मुंबई में, तो मैं वही कह रहा हूं, वाले वीडियो डाल रहे थे और खुश हो रहे थे। हाँ। तराजू बराबर होना चाहिए, तराजू बराबर होना चाहिए। समाज और देश निर्धारित कर ले तराजू क्या है, लेकिन हो तो सबके लिए हो। एक बात और मुझे बताइए, जैसे एक मंदिर सफाई का अभियान भी शायद मेरे ख्याल से आप चलाते रहे हैं, अभी भी चला रहे हैं? बिल्कुल चला रहे हैं हम। क्या हर महीने के पहले संडे को मंदिर स्वच्छता अभियान चलाते हैं, जहाँ पर अपने स्थानीय मंदिर में लोग जाते हैं, उनके साफ सफाई करते हैं, रख रखाव करते हैं,
और वहीं बैठकर कुछ चिंतन मनन भी करते हैं। और ये जारी है, सतत जारी है, देश में कई जगहों पर चल रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब मंदिर स्वच्छता का आह्वान किया उसके बाद से तो बहुत सारे संगठन पूरे देश में इस प्रकार के कार्यों में लग गए। उनमें से एक छोटा सा कार्य हम लोग भी करते हैं। आप कितने धार्मिक हैं? सनातन आपके लिए क्या है? नहीं, मैं नहीं बता सकता मैं कितना धार्मिक हूँ, लेकिन ये जरूर है कि आस्था है। और मेरे को लगता है ईश्वर के मर्जी के बगैर तो कुछ है ही नहीं। जो भी कुछ हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। और जहाँ तक सनातन की बात है, देखिए, जो कर्मफल को माने, जो पुनर्जन्म को माने, जो आत्मा के होने को माने, जो कण कण में ईश्वर के अस्तित्व को माने, ये 3-4 चीज़ें मोटी मोटी, मेरी मेरी कोई समझ नहीं है, मैं कोई धर्मगुरु नहीं हूँ। मेरे को ये 3-4 चीज़ें छोटी छोटी समझ में आई कि अगर आप ईश्वर के कण कण में ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, कण कण में, ये नहीं कि कहीं बहुत दूर ऊपर बैठ के ईश्वर देख रहा है, इधर ही है। और हर कण में, कण कण में ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, कर्म फल को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, और आत्मा के होने को मानते हैं। ये 4 चीज़ें मानते हैं अगर आप, तो आप अपने आप को कुछ भी बोले, आप सनातनी परंपरा जो पूरे विश्व में हमेशा से रही अलग अलग रूपों में, उसका एक हिस्सा है। और इन 4 सिद्धांतों से बाहर जब जाता है व्यक्ति, तो वो कहीं ना कहीं सनातनी परंपरा से भटकता है। फिर घूम फिर कर वापस उन्हें समझ में आता है ये होता तो यही है, मानो या ना मानो। तो कोई किसी भी धर्म को पालन कर रहा हो, किसी भी आस्था को, किसी के सामने भी सिर झुका रहा हो, कहीं ना कहीं ये 4 कोर चीज़ों को कुछ लोग बोल सकते हैं। कुछ लोगों के मजहब में, धर्म में, संप्रदायों में, रिलीजन में वो बोलने की छूट नहीं है। लेकिन अंदर तो कि भैया जैसा करेगा वैसा भरेगा, अगला जन्म भी होता है, पिछला जन्म भी होता है। तो ईश्वर तो सब में है, सजीव में भी और निर्जीव में भी है, तो कोई आत्मा भी होती है। ये 4 मोटा मोटी चीज़ें मुझे लगता है एक मानव के नाते कभी ना कभी सबको छू के जाती हैं, और वही सनातन है। पूजा पाठ हर रोज करते हैं? हाँ, बिल्कुल करता हूँ हर रोज, उसके बगैर मन नहीं लगता। जिस दिन नहीं छूट जाए पूजा, उस दिन ऐसा लगता है दिन अधूरा है। अच्छा, तो कौन से भगवान है जो आपको बहुत प्रिय हैं, जिनकी उपासना आप मैं करते हैं? बजरंग बली के शरण में सभी इस प्रकार की आराधना, पर पिताजी ने, माताजी ने अच्छे से पूजा पाठ भी सिखाया है, कर्मकांड भी सिखाया है। और लेकिन डेफिनेटली मन लगता है हनुमान जी की पूजा में। ये चीजें घर में आपको मतलब मिली शुरू से ही, क्योंकि बिल्कुल आपकी बिल्कुल, माता परिवार भी? से मिली है, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, घर में इस तरीके का सनातनी निश्चित माहौल तौर थोड़ा पे सा रहा परिवार होगा। से मिला है। हम्म, पूरा नहीं ले पाया, हम्म। देने के लिए तो बहुत कुछ है माता पिता के पास, थोड़ा ले पाया। आध्यात्म के सब प्रति भी अपनी रुचि क्षमता है? के हिसाब से लेते हैं। अध्यात्म में रुचि है, जितना समय मिलता है उसके हिसाब से कोशिश करता हूँ कि धर्मगुरुओं का से सत्संग हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, दर्शन लाभ हो जाए, धार्मिक स्थलों पे कभी जाने का मौका मिल जाए, और शांत बैठ के चिंतन मनन करने का समय मिल जाए। अच्छा, परिवार और ये राजनीतिक जीवन, इसका संतुलन कैसे बनाते हैं आप? नहीं बना पाता, नहीं बना पाता? तो आई एम अ बैड एग्जाम्पल। तो मैं नहीं बना पाता, बनाना चाहिए लेकिन कम बना पाता हूँ। तो परिवार के साथ अन्याय होता है, कई बार होता है राजनीति में। दरअसल आप एक ऐसे नेता हैं कि जो सिर्फ राजनीति के गतिविधियों से जुड़ा नहीं रहता, बल्कि सामाजिक गतिविधियों से, और आपको लंबे वक्त से मैं जानता हूँ, संघर्ष भी करते रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है घर से बाहर का समय तो आपका बहुत ज्यादा हो जाता हाँ, होगा। तभी तो मैंने कहा कि हाँ। अन्याय अन्याय तो होते ही है परिवार के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई एम नॉट अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कैसे फैमिली वर्क बैलेंस का। आई एम लर्निंग, ट्राइंग टू लर्न। यस। तो शिकायत घर से होती तो होगी? नहीं नहीं, शिकायत नहीं होती। नहीं होती? नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं है। हाँ। और एक मजबूत स्तंभ की तरह परिवार साथ खड़ा है, मजबूती के साथ साथ खड़ा है। और वही मजबूती, 2 प्रकार की मजबूती हैं, देखिए ईश्वर की कृपा से मेरे साथ। एक मजबूती परिवार पीछे खड़ा है मजबूती से, और दूसरी मजबूती हमारा क्षेत्र, हमारा समाज, हमारे लोग, वो बड़ी मजबूती से साथ खड़े हैं। तो राजनीतिक रूप से जब मैं चुना हुआ नहीं था जनप्रतिनिधि भी, तब भी एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज का और मेरे क्षेत्र का, करावल नगर का, इतनी मजबूती से मेरे साथ रहा कि क्या है, घर मजबूत होता है तो इंसान दुनिया में जा सकता है, और घर मजबूत नहीं है तो इंसान को सबसे पहले अपना घर ठीक करने की चिंता होती है। कोरोना के समय भी आप व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत लोगों की मदद कर रहे हाँ, थे। मैंने कोशिश की, हम सोशल लोगों ने मीडिया ग्रुप के माध्यम बनाकर, से भी? सोशल मीडिया के माध्यम से भी और वैसे भी हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की, जितना कर पाए उतना किया। कुछ लोगों को नहीं बचा पाए, उसका दुख भी है। एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योगा करते हैं, कैसे? बहुत कम कर हाँ। पाता हूँ, कोशिश है कि अब से ये हिंदू नव वर्ष से संकल्प लिया है, हाँ, थोड़ा ज़्यादा करूँ। योग वगैरह करें। हाँ, संकल्प तो लिया है, ईश्वर करे जगदम्बा की कृपा से पूरा कर पाऊँ संकल्प को। खान पान में कोई संतुलन रखते हैं, या नहीं, मतलब जहाँ जो मिलता है आप खा लेते नहीं, हैं? मैं खान पान, स्ट्रीट फूड मुझे पसंद है, अच्छा। और कोई संतुलन नहीं है।
आपके पास जो जो मंत्रालय हैं जी उससे संबंधित क्या काम आपके दिमाग में है जो आपको लगता है कि मुझे इसको प्राथमिकता के तौर पर ये काम निपटा देखिए, देना एक तो सबसे पहले कला एवं संस्कृति मंत्रालय, हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमने कहीं ना कहीं वो संस्कृति मंत्रालय खाली स्टेज परफॉर्मेंसेस से बाहर निकले और दिल्ली की देश की संस्कृति के बारे में बात करें। वो संस्कृति तो सब कुछ है। अगर कोई बोले यार दिल्ली में तो ये गाली देते हैं या इस तरह की भी बातें बोलते हैं, तो वो उसको भी संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि हम कहीं ना कहीं उस इमेज से बाहर समाज को लाने की कोशिश करें। हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, संस्कृति के बारे में समझ थोड़ी कम है, उसको विकसित करने का प्रयास करें। स्कूलों तक पहुँचे, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जागृत करने का, पुनर्जागृत करने का एक कोशिश हो। टूरिज्म में ये है कि दिल्ली एक ऐसे स्थान के तौर पर डेवलप हो जहाँ पे लोग आके रुकना चाहें, ठहरना चाहें। अभी हम एक ट्रांजिट प्लेस हैं, लोग आते हैं दिल्ली में और तुरंत दिल्ली से बाहर निकल जाते हैं, आगरा, जयपुर ये सब घूमने चले जाते हैं, उदयपुर। कम से कम 1-2 दिन लोग दिल्ली में रुकने लग जाएं, ऐसा दिल्ली का माहौल हम लोग बना सकें, ऐसे इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार के स्थल हम यहाँ पर डेवलप कर सकें। मुख्यमंत्री महोदया का भी ऐसा विजन है। दिल्ली को ब्रांडिंग करने के लिए उन्होंने अलग से बजट में प्रावधान किया है। तो अब दिल्ली में हमारे पास बहुत सारे नए पर्यटक स्थल बने हैं, प्रधानमंत्री संग्रहालय, कर्तव्य पथ, वॉर मेमोरियल, तो ये सब भी लोग जाएं और देखें, इस प्रकार का एक विजन है। फिर मेरे पास लेबर डिपार्टमेंट है। दिल्ली में लेबर्स की, मजदूरों की स्थिति बहुत ख़राब है, खासतौर पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की स्थिति बहुत ख़राब है। पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। उनके लिए कुछ अच्छा हो, वहाँ पे काम करने वाली महिलाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए, परिवारों के लिए हम कुछ अच्छी व्यवस्था कर पाए। देश भर के लोग यहाँ आते हैं। देश भर के लोग आते हैं, कुछ लोग कभी कभार आके काम करके चले जाते हैं, कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं, बस जाते हैं। उन सब की व्यवस्थाओं के लिए हम लोग योजनाएं बना रहे हैं। प्रभु राम की कृपा से कुछ अच्छे काम कर पाएँ आने वाले 5 साल में। एम्प्लॉयमेंट का भी डिपार्टमेंट मेरे पास है। हम कोशिश कर रहे हैं, जो आप ये आंकड़ा आपने पिछली सरकार का दिया कि 6 साल में 2 लोगों को नौकरी मिली है, ये आंकड़ों को बदल पाएँ, ये तस्वीर बदले। बड़ी बड़ी कंपनियां दिल्ली में लोगों को नौकरी देने के लिए आएँ। आने वाले कुछ महीनों में उसके रिजल्ट भी आपको दिखाई देंगे। फिर एग्रीकल्चर का काम है दिल्ली में, आपका डेवलपमेंट का, सब्जी मंडी, फल मंडियों को आधुनिकरण कर पाएँ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जाएं। देश की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मंडियां हमारे पास हैं, लेकिन अभी उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। वहाँ उनको थोड़ा सुदृढ़ करना, और इसमें हम लोग गुजरात और बाकी राज्यों के मॉडल से सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो वो सब अलग अलग काम है। कानून मंत्रालय मेरे पास है, हमारे कोर्ट परिसरों का पुनर्निर्माण, वकीलों की सुविधाएं थोड़ी और बात हो पाए। देखिए, स्केल बहुत बड़ा है काम का, लेकिन पहला कदम और निर्णायक कदम हम लोग इसी बार बढ़ा लें और इस कार्यकाल में हम लोग कुछ इस प्रकार के आमूल-चूल परिवर्तन व्यवस्था में दिखा पाएँ, इसी संकल्प के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपके पास जो पर्यटन मंत्रालय है, हाल के दिनों में हमने पूरे देश भर में देखा, खासतौर पे बीजेपी शासित राज्यों में, कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया गया। तो उससे धर्म से जुड़े जो कामकाज हुए वो तो हुए, एक दूसरा उसका आर्थिक पहलू भी बहुत है। बड़ा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जो बड़े बड़े आयोजन हुए, कितनी बड़ी संख्या में लोग आए, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू आया, रोजगार लोगों के जनरेट हुए। क्या दिल्ली में इस तरीके से कुछ सोचा है आपने? 100%, हाँ। 100% करेंगे, कल्चरल भी और रिलीजियस भी। और दिल्ली में देखो, हमारी माँ जगदम्बा के कितने स्वरूप विराजमान है। साक्षात कालका माई यहाँ पर विराजमान है, झंडे वाली देवी हमारी अधिष्ठात्री देवी यहाँ पर विराजमान है। छतरपुर में माँ जगदम्बा का शक्तिपीठ हमारे इसी दिल्ली में है। योगमाया जी का ऐतिहासिक मंदिर, पुरातन मंदिर, साक्षात जागृत देवी वहाँ पर लोगों ने महसूस किया है। तो माँ बगलामुखी का मंदिर पुरानी दिल्ली में है। तो इस प्रकार के धार्मिक स्थलों का भी एक पर्यटन, जहाँ लोग जाएं, समझें, थोड़ा ठीक व्यवस्था भी हो जाए, उस प्रकार का हम लोगों के पास एक विजन है। फिर यमुना नदी के किनारे सांस्कृतिक, कल्चरल, जन जागरण के कुछ कार्यक्रम शुरू हों, इस प्रकार का भी। और कुल मिलाकर एक जो एक्सपीरियंस है दिल्ली में आने का, वो थोड़ा चेंज हो, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत स्तरों पे काम करना है, क्योंकि पर्यटकों को कई प्रकार के स्कैम्स का, कई प्रकार की और भी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में चलने वाली पुरानी जो हो बसें चल जाती, वो भी पिछली सरकार के कार्यकाल में बंद हो गई। तो बहुत सारे काम हैं, एक एक करके उन सभी कार्यों को पूरा करेंगे। ठीक है, पॉडकास्ट के बिल्कुल आखिरी हिस्से में मैं हूँ। कुछ प्रमुख जो राजनीतिक हस्तियां हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार है, मैं जानना चाहूँगा। योगी जी कैसे लगते हैं आपको, योगी आदित्यनाथ? नहीं, योगी जी योगी हैं, और उनका जो कानून व्यवस्था का जो उनका पक्ष है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रभु राम के प्रति उनकी जो अनन्य भक्ति है और ईमानदारी, बहुत कुछ सीखने योग्य है। और बहुत प्रेरणा लेता हूँ उनके व्यक्तित्व से, उनके गवर्नेंस के मॉडल से। उनके गवर्नेंस के मॉडल में बुलडोजर की बड़ी चर्चा होती है। आप चाहेंगे कि दिल्ली में भी बुलडोजर चले? देखिए, क्या है ना, कई बार हम किसी चीज़ को अलग सी शेप दे देते हैं। तो
आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति जो कि मासूम हो और जिसके घर ये लोग कोर्ट भी गए तो वापस क्या मिला? अवैध थी बिल्डिंग तो बुलडोजर चला। तो मुझे लगता है कि और हर राज्य अपने राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से सब निर्णय लेते हैं। दिल्ली की जो परिस्थितियाँ होंगी उसके हिसाब से दिल्ली में निर्णय डेफिनेटली लिए जाएंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी से ऐसी कौन सी चीज आपको लगती है उनके व्यक्तित्व में जो सीखने वाली है? नहीं, सबसे प्रमुख बात 3-4 चीज़ें हैं, क्योंकि एक चीज़ तो वो कर्मयोगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हजारों वर्षों के बाद या हुए भी होंगे तो समाज की शाश्वत जो हमारी स्मृति है उसमें जो नाम है, कुछ चंद नाम ही हैं, उनमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनकी ऊर्जा, उनका सतत जो ये काम को ही जीवन बना लेना, वो मुझे लगता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है पूरे विश्व में। दुनिया भर के नेता उनसे इस चीज़ को सीख रहे हैं, सीखना चाहिए। और भारत की राजनीति में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति जो इतनी ऊर्जा के साथ, संकल्प के साथ प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन काम कर रहे हो राष्ट्र के लिए, देश के लिए और समाज के हर वर्ग को छू रहे हैं, ये तो हमने किताबों में भी नहीं पढ़ा। तो ये एक अद्वितीय। और दूसरा उनका विशाल हृदय, क्योंकि उसका वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। देखिए राजनीति में ये अनुभव अगर आप साझा करना मैं आपको बताता हूँ कि राजनीति में राजनीतिक विरोधी को पार्टी में शामिल करवाना तो एक साधारण सी बात है, लोग करा ही लेते हैं। लेकिन राजनीतिक विरोधी को सहजता के साथ स्वीकार कर लेना और उसका उसके प्रतिष्ठा का, उसके सम्मान का भी ध्यान रखना और उसको जिम्मेदारी भी देना आगे बढ़कर। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में आया तो मेरे मन में सबसे बड़ा ये संशय था कि मैं प्रधानमंत्री जी को के सामने कैसे जाऊंगा, क्योंकि पिछली पार्टी की जो राजनीतिक भाषा थी वो भाषा का मेरे द्वारा भी इस्तेमाल करवाया गया। तो लेकिन जब मैं उनसे पहली बार मिला, जो सहजता, जो प्रेम, जो स्नेह, जो अपनत्व, मैंने इतने विशाल हृदय के कोई व्यक्ति और वो भी राजनीति में हो, असंभव है, असंभव। और शायद बाकी लोगों ने तो फिर भी क्षण भर की देरी की होगी मेरे को स्वीकारने में, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सहजता, वो मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ मैं भावुक हो जाता हूँ। ये राजनीति में इतना विशाल है, राजनीति में क्या जनरल समाज, हम लोग भी नॉर्मल साधारण व्यक्ति भी योजना अगर हों तो आसान नहीं होता, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जी। अखिलेश यादव से कोई ऐसी चीज जो आप सीखना चाहें? नहीं देखिए, या कैसे लगते हैं आपको? नहीं मेरे को लगता है कि उनको तुष्टिकरण से बाहर निकलना चाहिए। यादव समाज, जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत की सनातन संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है योगदान। गौशाला से दुर्गंध आती है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो समाज का शौर्य, उस समाज का पराक्रम, उस समाज की धर्मपरायणता, यादव समाज की सनातन के प्रति समर्पण, सनातन के लिए किए हुए त्याग और बलिदान, तो वो सब, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो खाली उसको वोट बैंक की तरह देख रहे हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक समाज का नाम उन्होंने अपने साथ जोड़ा हुआ है। वो देखिए, एक तो है हमारी आज की राजनीति, कल चुनाव होगा, कितना वोट मिलेगा। एक आयत कि 100 साल बाद जब लोग पीछे मुड़ के देखेंगे तो क्या याद करेंगे, उसका उन्हें स्मरण करना चाहिए। बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है, इस साल के अंत तक है, जो एक बड़ा चुनाव होने जा रहा है, सबकी निगाहें उस ओर हैं। वहाँ की राजनीति में तेजस्वी यादव बहुत प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर उभर रहे हैं। अभी हाल में एक उनकी तस्वीर सामने आई थी कि सुबह के वक्त जब किसी हिंदू के कार्यक्रम में गए तो उन्होंने बाकायदा तिलक वगैरह लगाकर वहां पर पहुंचे थे। शाम होते होते जब कहीं इफ्तार में गए या कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलने गए तो तिलक हटाकर टोपी पहन चुके थे। कैसे देखते हैं आप इसको? आप भी अभी तिलक लगाकर बैठे हुए हैं। पहली बात तो तेजस्वी जी की अलग से बाद में करते हैं। बिहार के बारे में, बिहार किस युग से निकला है और आज कहाँ खड़ा है, ये कोई बिहार का व्यक्ति भूला नहीं है। मैं अभी बिहार दिवस में चंडीगढ़ गया था। अच्छा। और वहाँ पे चंडीगढ़ में रहने वाले बिहार समाज के लोग थे। देखो, बिहार का व्यक्ति आपको सब जगह मिलेगा, जहाँ श्रम वहाँ हम, जहाँ इंडस्ट्री लगी है, आपको मजदूरी चाहिए, आपको काम चाहिए, मेहनत चाहिए, चाहे पढ़ाई में मेहनत हो, चाहे सड़क पे मेहनत हो, चाहे इंडस्ट्री में मेहनत हो, फैक्ट्री में मेहनत हो, वहाँ पे आपको यूपी बिहार का, पूर्वांचल का व्यक्ति या बिहार का व्यक्ति मिलेगा वहाँ पे आपको। तो सबने एक दौर देखा है जिस दौर में शाम के बाद घर से निकलना मना था, जिस दौर में कोई भी आपको लूट सकता था। अपहरण ही इंडस्ट्री था, अपहरण एक उद्योग बन चुका था, जहाँ पर घोटाला, भ्रष्टाचार, ये अंधकार, पिछड़ापन नियति बन चुका था। वहाँ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकला है बिहार।
अभी बाहर ही निकला है। अभी उसको जो विकास के पथ पे आगे बढ़ना है, जहाँ पे पुनः जो स्वाभिमान था, जो जो विकास था, वहाँ वापस वहाँ पहुँचना है। विकसित देश में अपना योगदान, अब जगह जगह जाके श्रम के माध्यम से नागरिक योगदान कर रहे हैं, पर राज्य योगदान नहीं कर रहा है। वो दिशा में प्रधानमंत्री जी और हमारी वर्तमान सरकार उस दिशा में ले जा रही है। और मुझे लगता है हर बिहारी को एक तो गर्व भी है, चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, और दूसरा ये दिशा और तेजी से आगे बढ़े इसके लिए संकल्पित भी है। इस बार छठ पूजा में देश भर में जगह जगह रहने वाले जो अब बिहार समाज के लोग हैं, माँ छठ पूजा की पूजा करने वाले लोग हैं, और देश के बाहर भी सब संकल्प ले रहे हैं, वापस जाएंगे, अपनी मिट्टी में ही खड़े होकर छठ पूजा भी मनाएंगे, और ये विकसित बिहार, विकसित भारत का एक अग्रदूत बने, वो भूमिका का निर्वाह करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को पूरा करेंगे, ये संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें इस प्रकार की राजनीति का टीका मिटा दिया तो टोपी पहन ली कि वोट बैंक कर ले कि MY फैक्टर लगा दूंगा तो इतना वोट मिल जाएगा, वहाँ से वो लगा दूँ, ये छोटी चीज़ें हैं। मुझे लगता है वहाँ का विपक्ष हो या कोई भी और लोग हों, उन सबको बड़े लक्ष्य के साथ काम करना चाहिए। बिहार का जो बड़ा पोटेंशियल है उसके लिए काम करना चाहिए, और भारत के विकसित भारत के 2047 के विजन का अग्रदूत बिहार बने। इस लक्ष्य इस संकल्प को जो पूरा कर सकते हैं, बिहार की जनता उन्हीं को चुनेगी। कपिल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विस्तार से आपने ये साक्षात्कार दिया मुझे, और तमाम मुद्दों को, हर पहलू को आपने उसमें छूने का प्रयास किया। बहुत 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 आभार, थैंक यू। आपने समय निकाला है उसके लिए बहुत धन्यवाद बहुत आभार। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको। माँ जगदम्बा की खूब कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस अंक में पॉडकास्ट के फिलहाल इतना ही। किसी और शख्सियत से आगे मैं आपको मिलवाऊंगा। इजाजत दीजिए और देखते रहिएगा 1on1 पॉडकास्ट।